तो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का गेस्ट क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, ये गेस्ट क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यूज वीआईक्यूज किसी का जरूरत नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज मतलब इसी में से आएगा, जो आएगा यही 10 क्वेश्चन में से जैसे तैसे इधर उधर करके पूछेगा। ठीक है, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से पूछे, बट फिर भी मतलब पासिंग मार्क्स जो 5 क्वेश्चन, पासिंग छोड़िए, जो क्वेश्चन 5 बनाना है उतना आपका इससे बन जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कल उसने डिस्कस किए थे कम्युनिकेशन एंड क्या क्या चीज डिस्कस किए थे। एक बढ़िया चीज और बताए थे कि हटो मामा, हम लोग एक एग्जालिड्रॉ बोर्ड पे बताए थे कि क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन की जो कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो बात था कि क्वेश्चन 10 था। फिर से रिकॉल करते हैं क्या क्या टॉपिक था। सबसे पहले पूछा था कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताइए, प्रोसेस, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन तो आपको पता है, दो लोगों या दो ग्रुप या दो किसी ग्रुप या लोग किसी के बीच में, दो एंटिटीज जनरली बोल सकते हैं, उनके बीच में अगर आइडियाज एंड थॉट्स का एक्सचेंज हो रहा है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो बेसिकली वही समझना है कि सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ये सब चीज क्या क्या होता है। ठीक है, उस दिन बताए थे एग्जाम्पल कि हाँ कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एक शॉर्ट शॉर्ट में अभी हम पांचों क्वेश्चन को एक बार देखते चलेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन में बोला था कि मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स। अब उतना नहीं है, सीधा 2 वर्ड याद रखिए, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड थॉट्स। ऑडियो लैग कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? भाई जब भी ऑडियो लैग हो ना तो कम से कम एक साथ 5 लोग ऑडियो लैग चैट में लिखिएगा। अगर 4-5 लोग एक साथ ऑडियो लैग लिखते हैं तब हम समझेंगे कि थोड़ा कुछ दिक्कत है। अगर कोई एक पर्सन बोलेगा तो उसको केयरलेस माना जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो बात था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन में ये होता है, देखिए जनरली मेन मेन जो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, उन दोनों के बीच में मैसेज का इधर उधर चेंज वेंज होता है। जैसे आप हैं, आप कोई व्हाट्सएप लेके बैठे हैं, तो उधर से कोई व्हाट्सएप लेके बैठा है और आप दोनों व्हाट्सएप पे चैटिया रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। या फिर आप खड़े हैं, आपके सामने कोई दूसरा खड़ा है, उससे आप बात कर रहे हैं या फिर उससे इशारा में बात कर रहे हैं, वो भी अपने आप में कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलने वाला नहीं होता है। उस दिन भी बताए थे कि 2 टाइप का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब जो आप लिखते हैं या बोलते हैं वो तो हो गया, मतलब वर्ड से जो आप अपना एक्सप्रेशंस वगैरह लिख के या बोल के बताते हैं वो वर्बल है। ठीक है, इधर कहीं लिखा होगा, वो है वर्बल, है ना। जो ओरल होता है या रिटन कम्युनिकेशन होता है। कोई पूछे कम्युनिकेशन का कितना टाइप, तो 2 टाइप, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब वर्बल में 2 टाइप है, ओरल एंड रिटन। ठीक है, ओरल मतलब जो आप मुंह से बोलते हैं और रिटन जो आप कागज पे लिखते हैं। फिर नॉन वर्बल है, इसमें 2 चीज आता है, मतलब बॉडी लैंग्वेज, टोन, और इसमें बहुत सारा अदर चीज भी आ जाता है। नॉन वर्बल मतलब जो इशारों इशारों में कहा गया, ठीक है, वो सब है। तो बस इतना ही है। कम्युनिकेशन का टाइप वगैरह आप लोग लिख दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन वाले से मन करे तो टाइप भी लिख सकते हैं। और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन बताए थे कि 2 तरफा होता है, पर्पस ओरिएंटेड होता है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक इन नेचर, मतलब हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। रिक्वायर्ड सब मीडियम, कम्युनिकेशन होने के लिए कोई माध्यम चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोगों में, सेंडर एंड रिसीवर में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मतलब क्या होता है, ऑफिशियल, आप किसी चीज को ऑफिशियली कह रहे हैं, और इनफॉर्मल मतलब कैजुअली बोल दिए। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीजें था कम्युनिकेशन के बारे में। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में ये पढ़ना था कि कितना अलग अलग तरह का बैरियर था। तो फिजिकल, जैसे हल्ला उल्ला हो रहा है तो इसमें फिजिकल है। साइकोलॉजिकल मतलब किसी एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, उससे भी गड़बड़ हो सकता है काम। लैंग्वेज बैरियर जो है, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि आप जो बता रहे हैं उसको वो लैंग्वेज आता ही नहीं है तो दिक्कत है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, यानी जिस तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उस तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बीच में बहुत सारा लोग इन्वॉल्व है तो दिक्कत होगा, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है ना कि साइन सिंबल का अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग कल्चर में डिफरेंट मीनिंग होता है, तो इससे भी दिक्कत हो जाता है। कल्चरल बैरियर्स बोल रहा है कि हाँ हर सबका कल्चर अलग अलग है, हो सकता है आप अपने कल्चर के हिसाब से कोई चीज अच्छा बोले, सामने वाले को वो अच्छा ना लगे। होता है ना, मान लीजिए जैसे जूमिंग लेवल बढ़ाइए, बता देता भाई। कल्चरल बैरियर में यही होता है कि किसी कल्चर में कोई चीज को लगता है कि हाँ ये अच्छा चीज है, पर किसी कल्चर में वो बोलता है ये तो पाप है, नहीं करेंगे, तो मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, दैट्स इट।
अब बात करते हैं बिजनेस लेटर के बारे में। उस दिन का थर्ड क्वेश्चन था बिजनेस लेटर। बस किसी भी आप अपने आइडियाज थॉट्स को अगर एक लेटर के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को मैसेज या कोई चीज देना चाहता है और वो अगर रिटन फॉर्म में दे रहा है तो दैट इज अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में आपको हम एक चीज बोले कि देखिए, कभी भी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, कभी भी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन कॉल कर रहा है? हेलो। ठीक है, हम कर देते हैं वापस। रख दीजिएगा। चलो। हाँ, तो वही है कि कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, अगर वो, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर वो रिटन फॉर्म में है तो वो आपका क्या है? बिजनेस लेटर है। बिजनेस लेटर का कंपोनेंट बताए थे कि हेडिंग होता है, इनसाइड एड्रेस होता है, मतलब जहां से आप लेटर लिख रहे हैं, जो आपका सेंडर है, ठीक है, वो अपना नेम, डेट, ये सब लिख सकता है। सैल्यूटेशन मतलब वही है कि ग्रीटिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुकारना, ठीक है, कि आप कैसे पुकारते हैं, तो डियर सर, डियर मैम करके बोल सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन की किस बारे में आप बात करने वाले हैं। बॉडी ऑफ लेटर एग्जैक्ट मैसेज लिखिए जो आपको मैसेज देना है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, मतलब होता है ना प्यार से बताना कि हाँ कौन लिखा है, तो आपका प्रिय अनुज या आपका प्रिय मित्र, तो ये सब ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फिर सिग्नेचर की बारी आती है। सिग्नेचर मतलब ये वेरिफिकेशन की मैसेज आपने ही लिखा है, इसके लिए आप साइन कर सकते हैं या मोहर स्टाम्प वगैरह यूज कर सकते हैं। इंक्लोजर मतलब फाइनल चीज कि हाँ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें अगर अटैच है तो वो सब चीज मेंशन कर देना कि हाँ इसमें हम अपना एक आधार कार्ड लगाए हैं, पैन कार्ड लगाए हैं और एक 10वां का मार्कशीट लगाए हैं, तो ये सब चीज लिखना होता है। क्लियर? समझें? अब बिजनेस लेटर का एग्जांपल आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग कोई इंक्वायरी करते हैं या ऑर्डर करते हैं, कोई कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करना है, तो वो सब बिजनेस लेटर के अंडर आता है। अभी तक 3 क्वेश्चन बताए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम इसलिए थोड़ा फास्ट बताए हैं क्योंकि पांचों क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, तो ये जस्ट आपका एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। चैट में या पूछिए क्या नाम है, पहले नाम बताइए उसके बाद जब ढूंढेंगे तब। हम्म, हम्म। बताइए, ये तो दो एग्जाम होने के बाद आप पूछ रहे हैं, आपका तो दो एग्जाम में नुकसान हो गया। ये बात हम पहले दिन बता रहे, 4 पेज, 4 पेज फॉर बता रहे हैं। 4 पेज मिनिमम, उससे ज्यादा लिखिएगा तो 5, और 5 से ज्यादा आप लिख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। या तो आप दूसरा लिखने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब टाइम कम जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि आपका पेज खत्म हो जाए। बहुत सारा बच्चा इसमें होगा जिसका पेज खत्म हो जाता होगा। अरे हम देखे हैं बहुत भूत बताल सब होता है कि एकदम भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, आप कह रहे हो तो, ये तो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 5वां के तो पेज ही नहीं है, अब कहाँ से पेज मिलेगा? यूनिवर्सिटी में पेज नहीं मिलता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम पेज डाल रहे हो। हाँ बताइए। बढ़िया नंबर मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम ही थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। 2 पेज मतलब 2 पेज भी लिखिएगा ना, दो थोड़ा कम हो गया, 3 पेज भी लिखिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा एकदम, 16 में 14 तक मिल सकता है। अरे देखिए, मार्किंग का कोई स्कीम नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, बट सीधा बात होता है, सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं तो नंबर मिल जाता है। भले ही 3 पेज लिख दिए, 4 4 पेज, आप 5 पेज पूरा घस घस के लिखे ना, आपको आपका नंबर कम आएगा। ये क्लियर प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। किसी सब्जेक्ट में आप क्या कीजिए, पूरा एकदम मतलब गंदा राइटिंग में या फिर बिना अनक्लियर चीज लिख दीजिए। वहीं दूसरे सब्जेक्ट में आप 3 3 पेज ही लिखिए और थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखिए। देखिए, नीट एंड क्लीन लिखिएगा ना, तो हो सकता है 3 पेज आप लिखिएगा तो आपको वो थोड़ा आंसर एक बार देखेगा कैसा तरीका क्या लिखा है। आप गंदा लिखिएगा तो बस सीधा थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखेगा, जो मन करेगा बैठा के आगे बढ़ जाए, ठीक है। समझे? अब तीसरा क्वेश्चन ज्यादा हो गया, अब कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहा है। 23 या 24 नंबर होता है, 80 में 23 या 24 होता है, लाना होता है 80 में से। बहुत मुश्किल है, कंप्यूटर फंडामेंटल में मार्क्स काटता है। मैथ्स में 2 क्वेश्चन पे पास कर देता है, जो मैथ्स में, तो बस इंटर में पढ़ के जाना चाहिए था, गेस में से क्वेश्चन था, हम लोग का गलती नहीं है।
हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं छठा क्वेश्चन। ये पांचवा छठा देख लें भाई। ग्रुप डिस्कशन के बारे में सबको याद होगा कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि कोई भी हाँ भाई फ्रेंड, लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बंद करो माइक। हाँ, तो कहते हैं ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? अच्छा, ये 3 क्वेश्चन फास्ट इसलिए बताए ना कि उस दिन सब लोग आया था एनर्जी में, 2-3 घंटा मतलब 20-25 मिनट सुना, उसका सब भाग गया कि ग्रहण लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लास्ट वाला ये जो 4-5 था, उस समय आधा बच्चा गायब हो गया था। तो इसलिए हम 4-5 को थोड़ा बढ़िया से बता रहे थे, और रिकॉर्डिंग में भी शायद वो नहीं है। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करते हैं कि इसका टाइप क्या-क्या है, फीचर्स क्या है और क्या-क्या स्किल चाहिए ग्रुप डिस्कशन में जाने के लिए, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में भाई जूम करो इसको। ये तो गंदा बना दिया, हमको लग रहा है कि जूम करना बहुत तेज बेकार तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। हाँ, तो ग्रुप डिस्कशन जो है एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, आपस में किसी भी चीज पे आइडियाज और ओपिनियंस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में ये 4 वर्ड याद रखिएगा: एक्सचेंज, आइडियाज एंड ओपिनियंस। बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और अपना आइडियाज और ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन से ही सिमिलर चीज होता है डिबेट। तो जो डिबेट होता है ना, ध्यान रखिए, डिबेट में क्या होता है, 2-3 लोग अपना आइडियाज नहीं, बेसिकली वो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं और आर्ग्यूमेंट देके किसी एक चीज को अपोज करते हैं। अपोज मतलब होता है ना कि उसका विरोध करते हैं या फिर उस चीज को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? समझे ना? या तो वो किसी चीज को अपोज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ अपना आइडियाज देंगे, अपना विचार रखेंगे। किसी को कोई मतलब नहीं कि सामने वाला जो कह रहा है गलत कह रहा है, सही कह रहा है। विरोध वगैरह नहीं होता है, वो डिबेट में होता है, ठीक है। समझे? बढ़िया। तो अब इसमें ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीज, टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला था टॉपिक बेस्ड जीडी। अगर हम आपको एक कोई टॉपिक दे दें और उस पर बोल दें कि आप लोग शुरू कीजिए चर्चा, तो वो जो चर्चा है उससे आपका जनरली अवेयरनेस टेस्ट होता है, किसी टॉपिक के बारे में कितना पता है, नॉलेज कितना है, आप उस पर कितना मतलब अपना एबिलिटी आपका कितना अच्छा है कि आप ओपिनियंस वगैरह दे सकते हैं। बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में आपका जनरली वही लॉजिकल थिंकिंग वगैरह चेक होता है कि जिसमें आपको कोई केस दे दिया जाता है, बोला जाता है इस पे विचार कीजिए, ठीक है। या फिर इसके पीछे वजह क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी पर्सन को कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद उसके पीछे क्या वजह हो सकता है, आपको सारा फैक्ट्स बताया गया जितना इन्वेस्टिगेशन हो पाया। अब आपको बैठ के सोचना है कि बताइए क्यों इसको मार दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट जीडी। अब्स्ट्रैक्ट जीडी में क्या होता है, कोई एक मतलब टॉपिक या फ्रेज दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि आम का पेड़, अब इस पे आपको डिस्कशन करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इस पे डिस्कशन करना है। तो आपको इसमें क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आम के पेड़ के बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। बोल सकते हैं आम का पेड़ से आम निकलता है, आम के पेड़ से ये होता है, आम के पेड़ से अगर आदमी कोई टपक जाए तो उसको तब भी काम आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं। क्रिएटिव होने का लिमिट ज्यादा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट में। डिबेट टाइप जीडी। डिबेट टाइप जीडी में तो भाई सीधा सीधा बात है, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप। जो पार्टिसिपेंट है वो अलग अलग ग्रुप में बांट दिए जाते हैं, 2 ग्रुप में जनरली। और या तो सपोर्टिंग और अपोजिंग ए टॉपिक, मतलब या तो वो लोग एक ग्रुप होगा जो उसको सपोर्ट करेगा, एक होगा जो उसको कहेगा कि नहीं बढ़िया नहीं है, तो बड़ा बेकार है, ठीक है। इट डेवलप्स आर्गुमेंटिव एंड परसुएसिव स्किल। आर्गुमेंटिव मतलब होता है कितना अच्छा आप आर्गुमेंट रख सकते हैं। परसुएसिव मतलब कितना आप अपने अपने बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट जीडी मतलब क्या है कि एन अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक सच अ फ्रेज और वर्ड इज गिवन फॉर अ डिस्कशन। फ्रेज का मतलब होता है कोई एक फ्रेज दे दिया या फिर कोई टॉपिक दे दिया और बहुत छोटा सा टॉपिक, आप बोलेंगे इस पे आप डिस्कशन कीजिए। तो वहां पे क्या होता है ना कि देखिए टॉपिक बहुत छोटा सा है, ठीक है। टॉपिक ऐसा नहीं है कि टॉपिक में बहुत सारा कोई, जैसे मैं आपको बोलते हैं कि पॉल्यूशन पे ये सॉरी ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कशन किया, तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत मतलब कॉमन टर्म है, बहुत सारा डिस्कशन इस पे हो चुका है, बहुत सारा आर्गुमेंट, बहुत सारा लोग अपना अपना बात रख चुके हैं। तो आप इस पे ज्यादा बोल सकते हैं। बट अभी हम आपको बोल दें कि आपको हम एक कागज दे दें कि मतलब एक वर्ड दे दें सफेद हाथी, ठीक है। तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। बट अगर आपको फिर भी इस पे डिस्कशन करना पड़ जाए कहीं पे, तो आपको बहुत सारा चीज सोचना पड़ेगा कि सफेद हाथी, तो आपको बताना पड़ सकता है इसमें कि सफेद हाथी बस एक कल्पना है, लेकिन कल्पना भी है तो क्या है। फिर उसके बारे में आप और बात सोच सकते हैं, हम तो अभी सोच पे नहीं पा रहे भाई। कल्पना है तो भाई है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जीडी में होता है आपको एक कोई बेसिक वर्ड दे दिया जाता है कि कोई फ्रेज दे दिया जाता है, बोला इसी पे हाँ, रैंडम नहीं, आप बोल सकते हैं ना
मतलब कोई ऐसा टॉपिक जिस पे ज्यादा डिस्कशन संभव नहीं है, फिर भी आपको वो टॉपिक दे दिया जाता है। अब आपको अपने क्रिएटिविटी से सोचना होता है कि इसके बारे में क्या क्या हम बात कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के फीचर की बात करते हैं। ग्रुप इंटरेक्शन होता है, ठीक है, आइडियाज वगैरह एक्सचेंज होता है, टाइम बाउंड एक्टिविटी। ग्रुप डिस्कशन में एक टाइम फिक्स्ड होता है कि सबको अपना अपना लिमिटेड टाइम में अपना बात रखना होता है। इवेल्युएशन टूल, ग्रुप डिस्कशन जो है एक टूल के तौर पे यूज होता है। किसी जॉब इंटरव्यू में कहीं एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन को एज अ टूल यूज किया जाता है। कि अगर अभी यहाँ पे 50 बच्चा है, 60 बच्चा है, मान लीजिए हमको जरूरत पड़ जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर से हमको 3 बच्चे हैं जिनको हम लोगों को अपने टीम में शामिल करना है, तो अभी हम सबसे बेस्ट चीज जो करा सकते हैं, आप लोगों को एक टॉपिक दे देंगे, बोलेंगे आप लोग इस पर डिस्कशन कीजिए। हमको अपने आप दिख जाएगा ऊपर कि हाँ ये 2-3 लोग हैं जो ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। पहले कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, अपना आइडियाज थॉट्स को आप कॉन्फिडेंटली अच्छे से बता पाए। ऐसा नहीं कि कहेंगे आइडियाज कॉन्फिडेंस गुड सर थैंक यू, अगर ऐसा करके चलेगा तो फिर तो काम बन गया, ठीक है, पहले ही फेल, समझे, पहले ही फेल। जैसे मान लीजिए आपको सर बुलाएंगे वाइवा देना है, बोले हाँ तो क्या नाम है, मेरा नाम आशीष कुमार, समझ गया, आशीष कुमार में दम नहीं है। अगर आप वहीं से आप एकदम ये सब मेरा नाम आशीष कुमार है, तो ये कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर ट्रस्ट में अगर आपको जीवन में कुछ नहीं भी आता है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट, मतलब बात कहा गया है, इसको याद रखना दोस्त। फेक इट अंटिल यू मेक इट, मतलब होता है जब तक आप कोई चीज कर ना ले ना तब तक उसके बारे में आप फॉल्स भी बोल सकते हैं कि हाँ ये हम कर चुके हैं। मतलब आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी है ना, फिर भी झूठा कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, ठीक है। कभी कभी हो सकता है झूठा कॉन्फिडेंस में कुछ बड़ा कांड कर दे, बट फिर भी ये वर्ड बहुत पावरफुल है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक हो नहीं रहा तब तक एटलीस्ट आप झूठ तो बोल ही सकते हैं कि हाँ मेरे में कॉन्फिडेंस है। समझे, कॉन्फिडेंस ये एक ऐसा चीज है जो झूठ बोलने से, जो सबसे कम कॉन्फिडेंट होगा आदमी वो झूठ नहीं बोल पाएगा, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा वो झूठ बोल देगा, आपके सामने झूठ बोल देगा, आपके मुंह पे झूठ बोल देगा और आप कुछ नहीं कर, समझे। मेरे को तो लगता है कॉन्फिडेंस वर्ड ही है कि झूठ बोलने का महारत। कॉन्फिडेंस उसी से टेस्ट होता है कि आप झूठ बोलने में कितना अच्छा है। बात समझा। एक गेम हम लोग खेले थे मीटअप में, आप लोगों को याद होगा, हम लोग बोले थे टू ट्रूथ वन लाई। अगर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम लोग ऑनलाइन इस गेम को करेंगे। इसमें क्या होता है, आपको कोई 3 स्टेटमेंट देना होता है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट देना है। अब 3 स्टेटमेंट मतलब हो सकता है कि मेरा घर हाजीपुर है और मैं मेरा मैट्रिक में इतना मार्क्स आया था। तीसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि मैं कोडिंग में काफी बुरा हूँ। तो ये तीनों स्टेटमेंट में ना आपको ढूंढना होगा कि कौन सा एक बात है वो जो झूठ बोला है, ठीक है, 2 बात वो सच बोला होगा, 1 बात झूठ बोला होगा। तो इसमें मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो सकता है कि आप हमेशा जीत जाए, ठीक है, आप हमेशा एक झूठ बोलेंगे और कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि कौन सा वाला झूठ बोला है, समझे। तो ये बहुत मस्त मस्त गेम है, आप लोग इसको सर्च कीजिएगा। इसके गेम का नाम है टू ट्रूथ 2 सच 1 झूठ, ठीक है, और इसमें 3 स्टेटमेंट होता है। चलो आगे चलते हैं, हो गया। तो वही है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, नॉलेज ऑफ टॉपिक, यानी जिस भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे अभी आपको बोल दे क्वांटम कंप्यूटेशन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं पता है क्वांटम कंप्यूटेशन कैसे होता है, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि क्वांटम बिट्स वगैरह ये होता है, वो दोनों प्रोसेस करता है, ऐसा कुछ कुछ पता होगा, हमको भी थोड़ा ही पता है। बट अगर हमको डिस्कशन करना पड़ेगा, मेरा कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा है तो क्या हम डिस्कशन कर लेंगे, नहीं नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको टॉपिक का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे हमको कंप्यूटर फंडामेंटल पे बोल देगा डिस्कस करना, तो हम लोग कर देंगे कि इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन ये वो पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। लिसनिंग स्किल, हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। क्या काम बोले ना, जाइए जाइए वेट कर लीजिए, बुला रही हैं। हेलो। हाँ भाई सॉरी। तो लिसनिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, आप किसी का बात अच्छे से सुन पाए, समझ पाए, उसको इंटरप्रेट कर पाए। लीडरशिप एबिलिटी सबसे जरूरी है, कि अगर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है तो उसके बारे में आप डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं, टॉपिक के आइडियाज सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्कशन का क्या बोलते हैं पता नहीं, जैसे आम के पेड़ के बारे में डिस्कस करना है तो आप हो सकता है कि आप पहले बोले कि आम के पेड़ के फायदे के बारे में बात करते हैं। सब लोग अपना अपना सबको जो जो लगेगा कि जो जो फायदा हो सकता है वो बताएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब है रिस्पेक्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। मतलब टीम स्पिरिट मतलब वही होता है कि आप भले ही कितना भी समझदार हैं, लेकिन अगर हो सकता है आपसे कोई थोड़ा कमजोर है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल दे भगा सर, ऐसा बोल दीजिएगा तो आप बहुत अच्छे भी हैं, फिर भी आपके अंदर टीम स्पिरिट का कमी है। ठीक है, टीम स्पिरिट मतलब आप सबको इक्वल ट्रीट करें और सबका ओपिनियन को इक्वली क्या बोलते हैं उसको इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। मान लीजिए आप चेयर पे सो कर बोल रहे हैं कोई बात, तो उसका मतलब वजन नहीं आएगा ना, वही आप खड़े होकर बोलिए तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन की उस दिन बात किए थे। प्रेजेंटेशन बोले थे कि क्या होता है, प्रेजेंटेशन वो चीज होता है जिसमें हम लोग अपना आइडियाज थॉट्स को एक पेपर पे या फिर एक स्लाइड पे या पावर पॉइंट पे प्रेजेंट करते हैं। जनरली स्लाइड्स में या फिर क्या बोलते हैं चार्ट पेपर्स वगैरह के थ्रू आइडियाज या थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होता है कि क्या क्या आप टॉपिक है, किस टॉपिक पे बात करेंगे और आपका ऑडियंस कैसा है। मतलब क्या वो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जॉब करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो प्लानिंग में आता है। फिर आपको सर्च रिसर्च करके अच्छा कंटेंट बनाना होता है, जो कि क्या हो, मतलब अच्छा कंटेंट होगा तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वगैरह होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। आप सारे कंटेंट को एक सही स्ट्रक्चर में रखिए, ऐसा नहीं हो कि कंक्लूजन वगैरह शुरू में कर दिए हैं, फिर कंटेंट डाल दिए, लास्ट में इंट्रोडक्शन रखे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज गड़बड़ है। एक्चुअली नॉर्मल फ्लो अभी बताएंगे आगे क्या होता है प्रेजेंटेशन का। जनरली आप प्रेजेंटेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन रख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप एक क्या बोलते हैं तो एजेंडा दे सकते हैं कि क्या क्या चीज के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, मतलब पहले आप सॉरी एजेंडा देंगे, फिर इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आप कोई एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली लास्ट में आप एक फीडबैक लेंगे। फीडबैक मतलब बाकी सबका क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं। भाई सबसे पहले एजेंडा बना दीजिए, एजेंडा बना दिए, फिर आप इंट्रो दे दीजिए, इंट्रो के बाद आप क्या दीजिए, प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, फिर सॉल्यूशन डिस्कस कीजिए, फिर आप कंक्लूजन डिस्कस कीजिए। ये जनरली हम बात कर रहे हैं किसी मतलब टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करें तो, और लास्ट में आप फीडबैक लीजिए बाकी लोगों से। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो कि समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वही बोलता है पहले आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, विजुअल ऐड बनाइए। विजुअल ऐड का मतलब होता है ना कि कोई चीज को टेक्स्ट से ज्यादा अच्छा होता है उसको चार्ट और डायग्राम से दिखाइएगा तो ज्यादा बढ़िया है। तो उस तरह से आप क्या कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग कॉलेज वगैरह में जाते हैं बनाने प्रेजेंटेशन, तो हम लोग सिर्फ ये क्या हो गया, कॉलेज वगैरह में हम लोग जाते हैं बनाने, माउस मर गया यार। कॉलेज वगैरह में बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ यही चीज करते हैं कि उस प्लान किए हैं, और प्लान भी जनरली हम लोग नहीं करते हैं। जो टॉपिक देता है उसके बारे में हम लोग रिसर्च सीधा करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर करते हैं, यानी पीपीटी में पेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत फोटो लगा देते हैं। यही तीन चीज हम लोग प्रेजेंटेशन के नाम पे जानते हैं। प्लानिंग वगैरह तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि टॉपिक क्या है, उसके बारे में उस किसको अब बताना है, अगर क्लास स्टूडेंट बनाना है तो वो क्या क्या जानना चाहेंगे, ये सब चीज सोचते नहीं है। बट फिर उसके बाद और ज्यादा प्रैक्टिस एंड रिफ्रेजल। आप प्रैक्टिस कीजिए और एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड को एग्जैक्टली बोल के आप अपना प्रोनाउंसिएशन वगैरह सारा कुछ टेस्ट करके जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर आता है डिलीवरी। प्रेजेंटेशन जो है आप क्लियर वॉइस में अब ये वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए वॉइस मॉड्यूलेशन ये होता है ना कि जैसे हमको कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छा बात बताना है तो हम बहुत तेज बोलेंगे, बट अगर हमको कोई सीरियस बात बताना है तो हम बहुत लो साउंड में, और मतलब आप समझ गए डिफरेंस। ठीक है, अगर हम लोग कुछ गंभीर बात बताना होगा तो बहुत धीरे और बहुत शांति से, मतलब होता है ना स्लो और धीरे बोलेंगे, और अगर हमको कोई चीज बढ़िया बताना होगा और बहुत एनर्जेटिक होकर बताना होगा तो हम बहुत वॉइस लाउड कर सकते हैं और साथ में वॉइस को तेज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए आपको। आई कांटेक्ट बना के रखिए। अब वीडियो कॉल तो है नहीं कि हम आई कांटेक्ट आपसे आंखें मिला के दिखा दें। भाई एग्जाम में कितने दिन बाद होगा सर, एग्जाम का 10-15 दिन बाद होगा। दोस्त तुम क्वेश्चन बहुत पूछते हो मिस्टर क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्फिडेंट डिलीवरी क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। तो बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा तो बढ़िया इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, इंप्रेशन बनना चाहिए। हैंडलिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप जो भी प्रेजेंटेशन जिस भी टॉपिक के बारे में दिए हैं आपको क्वेश्चन हैंडल करना पता होना चाहिए, यानी जिसके बारे में आप बताए हैं और कोई कोई पूछे तो आप बता पाए। ठीक है, वेरी सिंपल।
कंक्लूजन दे पाए, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह। अच्छा, बॉडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट रखता है प्रेजेंटेशन में। तो पहले तो फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह का ढंग कैसा है, कहते हैं इसको, इसका मुंह का रंग ढंग सही नहीं लग रहा है, इसका बात क्या सुनेंगे आप, ठीक है। तो बढ़िया से वो क्या बोलते हैं, बॉयज हैं तो शेविंग वगैरह करके जाइएगा, गर्ल्स लोग हैं तो मेकअप वेकअप करके जाएगा। इतना भी मत कर लीजिएगा कि देख के बोलेगा है ये तो छपरी है, इसका बात नहीं सुनेंगे। तो मतलब बढ़िया है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं होता है कि दांत फाड़े हुए ही कर रहे हैं, तो आपको बढ़िया एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक शांत स्वभाव में सुंदर सुशील बालक जैसा आपको बात करना है, ठीक है। ऐसा ही कर दिया है। आई कांटेक्ट यानी आंखें मिलाना है, मतलब आंखें नहीं मिलाना है, आई कांटेक्ट मतलब बेसिक सबसे थोड़ा थोड़ा नजर, सब पे आई कांटेक्ट थोड़ा थोड़ा करना है, ये नहीं किसी एक को ऐसा घूर रहे हैं कि वो उठ के भाग गया। हाँ। नेक्स्ट, गेस्चर। गेस्चर का मतलब ये होता है कि आप बोल रहे हो तो ऐसा ना लगे कि रोबोट बोल रहा है, हाथ पैर हिलाएं, थोड़ा बहुत इधर उधर टहले घूमे अपना, अगर कोई चीज की ओर इशारा करना चाहते हैं तो हाथों से इशारा करें। सब वीडियो कॉल होता तो हम दिखाते करके। पोस्चर की बात करते हैं, यानी सीधा खड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा झुक के खड़े हैं कि लग रहा है कि थोड़ा देर में इसको अगर नहीं मतलब क्या बोलते हैं वो, दो लोग इसको बगल से पकड़ा तो ये फ्लोर पे ही गिर जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है टोन ऑफ वॉइस की बात करते हैं कि वॉइस का टोन अच्छा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम सारा बात अभी से एक ही टोन में बोलते चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम यहीं पे आवाज कम या ज्यादा जरूरत के हिसाब से करेंगे तो आपको बड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन एक चीज है जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा हाउ टू इम्प्रूव माई वॉइस मॉड्यूलेशन, तो बढ़िया कुछ होगा। वरना आप रॉबर्ट की तरह एक तरह बोले चल जाएंगे और आपको लगेगा कि क्या बकवास किए जा रहे हैं सर, बंद कीजिए, कान फट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो जनरली आपका इंथुसियाज्म क्या है, इंथुसियाज्म एंड क्लैरिटी दिखाता है। तो बढ़िया से वॉइस मॉड्यूलेशन कीजिए। बात करने में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत तगड़ा, मेरे को लगता है सबसे तगड़ा हैक है ना वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, बढ़िया बोल सकते हैं। और सब लोग नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट मी, मतलब जनरल लाइफ में 80% लोगों को वॉइस मॉड्यूलेशन, 80 नहीं कहेंगे, 70% लोगों को नहीं आता। एज ए स्टूडेंट तो 90% को नहीं आता है। ए मोनोटोनस टोन में बी रिड्यूस ऑडियंस इंटरेस्ट। अगर हम एक मोनोटोनस टोन में बात करते चले जाएं, एक ही टोन में बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आपको लगेगा क्या बोल के जा रहे हैं, ठीक है। बट अगर उसी चीज को हम मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसा चीज है ना कि आपको हर सेंटेंस में, एक सेंटेंस में अगर 10 वर्ड है तो हो सकता है 2-3 बार वॉइस मॉड्यूलेशन आगे पीछे करना पड़ सकता है, ठीक है। क्या कर रहा है, बरदुहारी में जा रहा है, बरतुहारी, देखना कहीं तुम्हारा वाला ना लिख लेना। फर्स्ट सब्जेक्ट में वाइवा कौन सब्जेक्ट का होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट में सी प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल का वाइवा होता है, जिसमें आपको पूछता है कि फोल्डर कैसे बनता है। सी में एक प्रोग्राम कर देगा, लिख के दिखाओ, सामने भी लिखवा देगा, बैठा रहेगा आपको सामने, कहेगा लो पेपर लिख के दिखाओ। कुछ कॉलेज वाले ऐसा करते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन पे आते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो डेटा जो है आप लोग को पता होगा डेटा क्या होता है। हम एक दिन बताए थे कि जो डेटा है ना आपका, डेटा होता है, डेटा क्या है, आलू, और इंफॉर्मेशन क्या है, पकौड़ा, ठीक है। यानी कि डेटा है कच्चा माल, ठीक है, और वो है उसका प्रोसेस्ड वस्तु, ठीक है। तो आप लोग पकौड़ा नहीं पसंद करते तो आप चिप्स भी लिख सकते हैं। तो जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो जब आप डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। नेक्स्ट आगे चलो, हो गया। तो लिखा है कि डेटा रेफर्स टू फैक्ट फिगर्स दैट नॉट इवन, क्या लिख दिया भाई, दैट हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड। तो वही है कि डेटा वही फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो प्रोसेस्ड नहीं है और अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है उसको आप डेटा बोलेंगे, ठीक है। व्हेन ए डेटा इज अरेंज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन अ मीनिंगफुल वे इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो वही डेटा को जब आप एक अच्छे तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो information is useful for decision making because it provides context and understanding to raw data। वही है कि डेटा से अंडरस्टैंडिंग निकालना ही इंफॉर्मेशन बेसिकली कहलाता है। बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा हो सकता है, क्या हो सकता है, अब ये थोड़ा एग्जांपल लिखा हो यहाँ से, एग्जांपल है इन बिजनेस के बात से, ठीक है। किसी बिजनेस में जो नंबर है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का टेस्ट रिपोर्ट हो गया, ठीक है। अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हेल्प करता है मैनेजर्स वगैरह को प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज में। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ेंगे।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, मतलब अच्छा जो इंफॉर्मेशन होता है ना उसका क्या गुण है, इंफॉर्मेशन देख के क्या क्या गुण पता चलता होता है ना कि देखिए आप एक चीज बताते हैं, हम लोग गाँव मतलब एग्जाम में जनरली 6-7 गुण ही हर चीज का याद रखना होता है, ऐसा कोई 36 गुण नहीं है कि आपको याद रखना होता है, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड फ्री एरर्स, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एरर्स फ्री होना चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इंक्रीजेस रिलायबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग, तो वही बात है, रिलायबल डिसीजन बनाएंगे, रिलायबल मतलब होता है ना भरोसेमंद, ठीक है। हम आपको बताएं, आप लोग को कम्युनिकेशन के क्लास का जरूरत नहीं, थोड़ा इंग्लिश के क्लास का जरूरत था, इसलिए हमको जहां जहां लगता है हिंदी बताना थोड़ा बहुत बता देता है। रेलेवेंस की बात करते हैं, रेलेवेंस का मतलब होता है उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्पस टॉपिक फॉर विच इज रिक्वायर्ड, मतलब जिस पर्पस से रिलेटेड है उसी पर्पस से रिलेटेड बात करें। जैसे हम आपको टॉपिक दिए ग्लोबल वार्मिंग और आप उसमें लिख दिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह के बारे में लिख दिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अच्छा चीज है, और आप उसमें आप घुसा दिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होता है उसमें बैटरी से चलता है, उसमें एआई होता है, एआई से ऑटोमेटिक गाड़ी चलता है, इसका ग्लोबल वार्मिंग से क्या लेना देना है। हाँ, ये भले ही हो सकता है कि एनर्जी वगैरह अच्छा यूज होता है, गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो पॉल्यूशन नहीं होता है, बट आप उसमें लिख दें कि एआई से गाड़ी चलता है और एआई से जो गाड़ी चलता है उसमें ड्राइवर का जरूरी नहीं है, तो इस बात का ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिलेवेंट, ठीक है, अनरिलेवेंट बात। जैसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं और इस बीच हम आपको बताने लग जाए कि मतलब जैसे कोई बच्चा पूछ दिया कि 4 पेज लिखेंगे कि 40 पेज लिखेंगे, तो उसी को कहते हैं रिलेवेंट नहीं था उसका क्वेश्चन, दैट वाज नॉट अ रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन वेस्टेज टाइम एंड क्रिएट कंफ्यूजन, इररिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम वेस्ट करता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे क्लास के पहले हम खाना खा रहे थे, इस वजह से क्लास बहुत लेट हुआ है, तो अगर वो सब बात हम क्लास में आने के बाद बता दें तो आप लोग भड़क जाते हैं, बोले एक तो इतना लेट से आया ऊपर से ज्ञान दे रहा है, काम पे आइए, मतलब मुद्दा पे आइए। तो इसीलिए हम डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट कर दिया, लास्ट में बता देंगे कहाँ थे हम। टाइमलाइननेस की बात करते हैं, टाइमलाइननेस मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होता है ना उसका एक टीम फिक्स टाइम होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल एट राइट टाइम, कि सही टाइम पे अवेलेबल हो, बाद में इन्फॉर्मेशन मिल के क्या ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको एग्जाम का क्वेश्चन 9 बजे भेज दे रात को, तो कोई काम का है नहीं, अगर वही अगर 9 बजे दिन को भेज दिया, इन्फॉर्मेशन का टाइम मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू बढ़ गया, तो सही में इन्फॉर्मेशन काम का हो गया, समझ रहे हैं। जैसे होता है ना कि मैट्रिक इंटर में 9 बजे से फोन कॉल कर व्हाट्सअप तो नहीं देखो तो देखा कुछ आया क्या। हमको याद है हम जब 10th में पढ़ते थे, मेरा दोस्त सब 15 मिनट लेट एग्जाम हॉल में आता था, हम सोचते थे क्या हो गया, ये सब हमसे पहले आता है, लेट का आता है। जब मार्क्स आया हम लोग का, तब हम लोग को पता चला कि सब चोर था, सब चोर था। वो सब चोर के चक्कर में 12th में हम नहीं पढ़ा, तो 12th में हम हमारा चोरी करने का बारी आया तो ये सब चला ही नहीं कुछ। तो हम मुश्किल से जैसे तैसे पास कर गए। तो मेरा किस्मत खराब था चोरी में, ठीक है। मेरे को याद है फिजिक्स के पेपर के दिन हमको सब लोग लिख के दे दिया कि 30 क्वेश्चन है, ले जाओ यही वाला आएगा। हम कह रहे नहीं, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से इसमें से लिखते हैं। फिर उसके बाद जितना पता था उतना लिख के पास हो गया। रिलायबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी बोलता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन जो है ट्रस्टवर्दी सोर्सेस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो सोर्स है वो सोर्स कौन है तो आज तक, ठीक है, कि धर्मेंद्र पाजी नहीं रहे तो आपका कोई सोर्स नहीं है, आप ऐसे ही सोशल मीडिया पे देख लिए कोई कह दिया और कह दिए कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, तो सोर्स रिलायबल सोर्सेज से आप इन्फॉर्मेशन उठाएं, ठीक है। रिलायबल सोर्सेज जो है प्रॉपर जजमेंट वगैरह बनाते हैं। फिर क्लैरिटी की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहले बुझा रहे, ये बात सही। क्लैरिटी का मतलब ये याद नहीं कि आप ऐसा नहीं कि कोई पजल वगैरह की तरह बात कर रहे हैं, बहुत साफ सीधा बात में कहिए कि ऐसा है तो ऐसा है, बात समझे। जैसे छोड़ रहे हैं तो बात बताएं कभी, कोई अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है बट बताने का मन नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या होता है, इंटरनल इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेल्स रिपोर्ट, व्हाइल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज लाइक मार्केट रिसर्च, ठीक है। और दोनों जो है अपने अपने एसेंशियल है। तो इंटरनल होता है जो इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से प्रोसेस वगैरह किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर बाहर से आया, ठीक है, मार्केट रिसर्च वगैरह ये सब एक्सटर्नल है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्ट्रेटेजिक टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। अब स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन जो है इज यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होता है जिसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म
डिसीजंस लिया जाता है, जबकि टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल और इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटी। तो जो टैक्टिकल है वो क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनको हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको हम बता देते हैं, देख ले भाई। एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट का वो, ठीक है, मैनेजमेंट ना, अरे यार बताओ, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीन टाइप का मैनेजमेंट जनरली होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। देखो ये तीन को दिख रहा है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना कि तीन लेवल का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी में ना। एक तो होता है टॉप में, वो आते हैं सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब वो सब लोग आते हैं जो एग्जैक्टली कंपनी का बड़ा डिसीजन लेते हैं। सर इतना रूड तो स्टूडेंट से बात नहीं करना चाहिए, व्हाट दिस मीन, नहीं है बताने का। कौन है ये लड़का? अब लीव कर जाएगा। हाँ, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो जनरली सीईओ लेवल वगैरह के बारे में, पता नहीं इसको क्या रूट लग गया। हाँ रहने दो भाई, छोड़ दो। तो टॉप लेवल में वो लोग होते हैं ना, मतलब हमको लग रहा है पहली बार आया है वो मजदूर, वो क्या बोलते हैं, मजदूर मैंने बोलता है पहली बार आया है, बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को, ठीक है। तो वही, हाँ, कोई बात नहीं भाई, बोलो बोलो। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो कि क्या करते हैं, कंपनी का लॉन्ग टर्म डिसीजन वगैरह लेते हैं। और मिडिल लेवल में वो लोग आते हैं जैसे मान लीजिए सेल्स टीम का मैनेजर वगैरह हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया कंपनी का, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, मतलब जो मेन पूरे डिपार्टमेंट हेड वगैरह जो होते हैं वो लोग मिडिल लेवल में आते हैं। लोअर लेवल में आते हैं जो छोटा छोटा मैनेजर होता है, जो 4 को 5 को चेलवा को मैनेज करता है, ठीक है, सुपरवाइजर लोग होता है, वो सब छोटा मैनेजर है, ठीक है। बात समझ में आया? जो ऊपर वाला होता है वो बोलता है, मतलब ऊपर वाला बोलता है कि ये करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सब चीज बता दिया। अब मिडिल लेवल वाला सोचता है बैठ के कि कैसे करेंगे, ऐसे, फिर मिडिल लेवल वाला बताता है ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो टैक्टिकल वगैरह मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, टेक्निक वगैरह बनाता है कि कैसे वो गोल को अचीव करेंगे। बेसिकली ऊपर वाला क्या करता है, गोल सेट कर देता है कि 50 लाख का सेल करेंगे। अब नीचा वाला बैठ के बोल रहा है कैसे करेंगे, अब सोच सोच के अपना इधर से बेचेंगे, उसको चूना लगाएंगे करके अपना जुगाड़ लगाता है। नीचा वाला को एक्चुअली में काम करना पड़ता है। ये तो डिसाइड किया क्या करना है टॉप लेवल, अब मिडिल वाला डिसाइड किया कि कैसे करना है, मतलब प्लान बना दिया। अब लो लेवल को बहुत पता है एग्जैक्टली उस प्लान पर एग्जैक्टली अप्लाई करना है और जैसा वो कहा है वैसा करके देना है, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। क्यों भाई, सही बोलने को मिल जाए। अरे पहली बार आया भाई, पहली बार आया, हमको लग गया। पहली बार जब ये वाला मैसेज ये लड़का किया ना, पहला वाला, कि सर इतना रूड क्यों बोल रहे, तो हमको लगा ये मजाक में बोला है, सरकाज़म में बोला है। जब ये दूसरा मैसेज किया तो हमको लग रहा है ये पहली बार आया है, इधर का संस्कार नहीं पता है इसको, पहले इसको संस्कार सिखाना पड़ेगा। हाँ, जो लोग पुराने लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव इंफॉर्मेशन। अब क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव बड़ा मस्त चीज है। क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म सच एज स्टैटिस्टिक्स। क्वांटिटी मतलब होता है ना, नंबर में बात कर रहा है कि 50 लाख का ये हो गया, 50 करोड़ का ये हो गया, ज्यादा कम करो कम करो, 5,000 का ये हो गया, 5,000 का गोलगप्पा बिका, 2,000 का ये हुआ, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बात है। तो जनरली क्या है, हेराला किए हुए है। बंद करो दोनों को, बाहर करो भाई। बस, ये मेरे क्लास है, यहाँ इधर उधर का बात सिर्फ हम करेंगे, तुम लोग नहीं करेगा। तुम लोग करेगा तो भटक जाएगा, हम करेंगे तो उतना ही करेंगे जितना जरूरी है, ताकि तुम लोग ना भटक जाओ, तो भाग जाएगा बीच में। अगर ये हमको खान सर एक जगह बोलते सीखे हैं कि अगर पढ़ाइएगा सिर्फ तो बच्चा भाग जाएगा, जब तक इधर उधर का फालतू बात नहीं की जाए, उसको रस ही नहीं मिलेगा। ओशो कहते हैं ना कि रस नहीं मिल रहा है इसमें। ओशो जो है पहले मतलब कॉलेज में अपना प्रवचन दिया करते थे, कोई नहीं सुनता था। तो फिर उसके बाद उनको समझ में आएगा कि बात में रस आना चाहिए, तो जो रस आते रहता है ना तो बच्चा कुछ ना कुछ सुन ही लेता है, ना तो बीच में भाग जाता है। बोरिंग बात किसी को पसंद नहीं है। अगर यही चीज हम सारा बात बताने लग जाए ना पढ़ाई की तरह, आप मेरा पुराना रिकॉर्डिंग देखिएगा 3 साल पहले का, आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाएगा, भाग जाइएगा। बट अब हमने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि अब बकवास करने से क्लास चलता है, ठीक है। हाँ, तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो नंबर्स वगैरह में डेटा होता है, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, टोटल हो गया। तो ये सब क्या है, एक्चुअली नंबर बेस्ड डेटा है। अब क्वालिटिव का मतलब क्या होता है,
डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब मतलब किसी चीज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। क्वांटिटी जो है नंबर्स के बारे में बात करता है, क्वालिटी मतलब एग्जैक्टली उसको क्वालिटी के बारे में आप बोल सकते हैं, उसका क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली बताता है। हाँ भाई, अब वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ठीक है, इंफॉर्मेशन हैज वैल्यू व्हेन इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन एंड रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। तो ये इंफॉर्मेशन की वैल्यू तब होता है जो अनिश्चितता को खत्म करता है, मतलब अनसर्टेनिटी को कम करता है, और क्वालिटी ऑफ डिसीजन यानी कि डिसीजन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मिनिमाइजेस रिस्क एंड सपोर्ट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आपका इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है तो एफिशिएंसी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी मतलब कम रिसोर्सेज में ज्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे, रिस्क कम करेगा, अचीवमेंट ऑफ गोल्स में अचीव करेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एक्यूरेसी, रेलेवेंस एंड टाइमलाइननेस। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिला है, ये बात का बहुत तगड़ा मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन का वैल्यू उसके तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो उसका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कितना वो शुद्ध है, कितना सच है, कहता है ना उसको, कितना झूठ, कितना सफेद कितना काला, ठीक है। तो एक्यूरेसी, और दूसरा रेलेवेंस कि वो कितना जिस चीज से रिलेटेड मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट या ऑर्गेनाइजेशन में है वो कितना उससे रिलेटेड है, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइननेस की इंफॉर्मेशन कब मिला है, समझे। इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको फिजिक्स के सारे पेपर का आंसर मिल गया, ठीक है, फिजिक्स के सारे पेपर का आंसर मिल गया, बट क्या है उसमें से 30 आंसर मिला, उसमें से 25 को गलत है, तो क्या इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है? 25 को गलत है तो 5 को लेके क्या चार रखेंगे, पास होने होंगे, तो एक्यूरेट तो नहीं है इंफॉर्मेशन। रेलेवेंस, मान लीजिए कि आपको पता चला आज फिजिक्स का पेपर भेजा है, एग्जाम केमिस्ट्री का है, सही तो है, फिजिक्स का 30 का 30 क्वेश्चन सही है, अगर आज केमिस्ट्री एग्जाम और फिजिक्स का क्वेश्चन भेज दिया है, कितना तकलीफ का बात है, ठीक है। दूसरा है टाइमलाइननेस, मान लीजिए कि एग्जाम शुरू हो रहा है 10:30 बजे और सारा सही सही आंसर 10:35 पे भेजा है, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, टाइमलाइननेस नहीं है, सही सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिला। इफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन क्या लिख दिया, इफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजंस देन व्हाट, देन विदाउट इट इट कंसिडर वैल्यूएबल। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब बहुत तगड़ा लाइन लिख दिया भाई, पूरा ग्रामर यूज कर दिया, हम तो खुद 2 मिनट में सेंटेंस रिफ्रेश करेंगे। मतलब अगर इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेना इंफॉर्मेशन के बिना डिसीजन लेने से अच्छा है, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन के साथ जो डिसीजन लिया गया वो बेटर है, जबकि इंफॉर्मेशन के बिना डिसीजन लिया गया तब क्या है, देन यू कैन सी इट इज कंसिडरेबल। वही होता है ना, इफ माई लाइफ इज गुड, like if life my life is good then क्या कहते हैं, गुड विथ यू देन विदाउट यू, तो इट इज वैल्यूएबल, सॉरी यू आर वैल्यूएबल। तो वही बात है, ये बहुत भाई बढ़िया, मतलब इंग्लिश का बढ़िया सेंटेंस है ये, मेरे को देख के लग गया कि भाई कितना, मतलब ये जहाँ पे देन विदाउट इट लिखा ना, ये बहुत शॉर्ट कर दिया बात को, कि अगर इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है ज्यादा इसके, जबकि इंफॉर्मेशन पास में ना हो, ये विदाउट इट बहुत शॉर्ट में ही बात लिखा था, इट इज कंसिडर वैल्यूएबल, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो था ना, ज्यादा क्लैरिटी से भरा सेंटेंस नहीं था, सेंटेंस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं था, बात बहुत छोटा सा बोला था, बस यही कह रहा था कि इंफॉर्मेशन तब वैल्यूएबल है जब इंफॉर्मेशन के साथ लिया गया डिसीजन इंफॉर्मेशन के बिना लिए गए डिसीजन से बेटर है, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं MIS। MIS का मतलब क्या होता है, किसी को याद? MIS कोई मूवी में था, MRS था शायद, वो जीनियस मूवी में, पता नहीं कौन था, जो भी है। MIS मिस बोलिए, कोई इसको कहता है सर मिस वाला क्वेश्चन आ गया है, सर क्या है, हमारे दोस्तों के सब कहा था कि देखो मिस वाला क्वेश्चन आ गया, लोगों पकड़ लो इसको, धर लो, बढ़िया से लाए हैं इसमें तो मिस वाला क्वेश्चन, मिस नहीं भाई, MIS है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो कि कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब होता है ना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करता है, स्टोर भी करता है,
डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। जैसे आपके क्लास में एक तो बच्चा होगा, एगो नहीं कम से कम 4-5 गो होवे करेगा हर क्लास में, वो बहुत तगड़ा उसका रीच होगा। पहले तो वो कलेक्ट करता है सारा नोट्स जुगाड़ सब इकट्ठा कर लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, मतलब उसका छोटा छोटा जुगाड़ के हिसाब से बनाता है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करता है, मतलब वो सही जगह लेके पहुंच जाता है, मतलब समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट उसको एग्जाम हॉल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो बहुत अच्छा एक MIS अपना बना के बैठा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो वो अपना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया पहले बाहर, उसको सही से प्रोसेस किया, सही से स्टोर किया और ले जाके एग्जाम हॉल के अंदर बेचना चालू कर दिया, ठीक है। हाँ समझ गया भाई, समझदार को इशारा काफी है। तो नेक्स्ट वही है, MIS जो है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्यों का आंसर यहाँ से शुरू होता है, टू सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए MIS। जिस जैसे देखिए, अरे हम अगर अच्छा से पढ़ाते ना तो हम ऐसे पढ़ाते हैं कि देखो MIS होता क्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिए मैनेजमेंट। ये थोड़ा आगे सेमेस्टर में भी काम आगे, इसलिए अच्छे से पढ़ा देता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहली चीज है क्या, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी एक सिस्टम बोल सकते हैं, सिस्टम या फिर आप एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। MIS क्या होता है, जनरली एक सिस्टम होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। व्हाट व्हाट या फिर व्हाट इट डज, ठीक है। व्हाट इट डज का मतलब है मैनेज क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम है। करता क्या है, MIS करता क्या है, तो कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन को चार चीजें करना है कि कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। एक और पॉइंट, वाई इट डज, कि MIS क्यों ये सब चीज करता है, तो इसका आंसर है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजरियल पीपल को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब MIS याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, मिस क्यों है, तो मिस इसलिए है, मिस पहले है क्या, तो मिस एक सॉफ्टवेयर है, मिस मत लिखना भाई, हम ऐसे ही बोल देना। तो मिस एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है यार, बुर्बक कहीं का, स्क्रीन नहीं दिख रहा, बाकी लोग को दिख रहा। जब भी कोई समस्या है कम से कम 5 लोग सेम समस्या को चैट में लिखे, इससे पता चलेगा। अगर आपका कोई समस्या है आप चैट में लिखें और बाकी लोग आपका समस्या मतलब सेम समस्या नहीं रिपोर्ट कर रहा है, तो समझ जाइए वो समस्या सिर्फ आपका है। तो आपको क्या करना है, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करना है, समझे। गुड। अटेंडेंस ऑन कर रहे हैं, 1 मिनट, हम ऑन करना भूल गए थे अटेंडेंस। अभी से काउंट करेंगे, जो लोग होगा वही लोगों को सी प्रोग्रामिंग वाले क्लास में बुलाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे। जो खुदा सब इसे पढ़ता नहीं है, अंतिम दिन कहेगा फेल कर गया। तो MIS क्या था, सॉरी ये जो भी मिस था, मिस क्या था, मिस एक मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। फिर मिस है क्या, तो एक सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है। क्यों, क्या करता है, तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फिर मिस किसके लिए ये सब करता है, तो मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में हेल्प मिले, इसी के लिए मिस काम करता है। मिस नहीं भाई, MIS, मिस ऐसे ही बोल देता है, बोलना अच्छा लग रहा था इसलिए बोल दिया, ठीक है। MIS acts as a backbone for modern organization because it helps managers to at different levels to analyze performance and take corrective actions। अब वही कह रहा है कि जो MIS है ना, मतलब एक बैकबोन की तरह काम करता है। बैकबोन मतलब क्या है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का जान है, ठीक है। कहते हैं ना उसको, तुम ही मेरी जान तुम ही मेरी प्राण। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो MIS है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए MIS उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे BRAB यूनिवर्सिटी है, BRAB यूनिवर्सिटी का MIS आपको पता है, उसका जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसमें अलग अलग जो सिस्टम्स है वो पूरा आप एक MIS कह सकते हैं। तो उसका बैकबोन है, उसी से उसका काम चलता है, उसी से उसका डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। उसी से उसको परफॉर्मेंस वगैरह पता चलता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल रिपोर्ट्स दैट इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये जनरली रॉ डेटा वगैरह इसमें प्रोसेस होता है और बाद में उसको उसके बेसिस पे डिसीजन वगैरह लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी मॉल में जाइएगा, तो मॉल में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बिलिंग वगैरह कैच किया जाता है,
कस्टमर का वो कैच किया जाता है। आपको पता है मॉल में ये भी कैच करता है कुछ जो एडवांस मॉल्स है कि किस स्टोर के पास ज्यादा भीड़ हुआ है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी वगैरह पे ज्यादा ध्यान देता है, मतलब पैसा ज्यादा इसको ज्यादा कमाना है तो ये भी ध्यान देता है किस पे ज्यादा देखा गया है, कौन सा आइटम है जो कस्टमर उठाया और उठाने के बाद रिजेक्ट कर दिया, वापस रख दिया। जो सामान पे सबसे ज्यादा रिजेक्शन आया है उसको हटा देता है, बोलता है जब सब लोग इसको देख देख के छोड़िए दे रहा है तो इसको रखने से क्या फायदा है। ठीक है, तो वो सब क्या है, रॉ डेटा है। कुछ कैमरा से डेटा आया, कुछ बिलिंग काउंटर से डेटा आया, तो वो सब क्या है, रॉ डेटा है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, जब उसी चीज का एमआईएस जो है प्रोसेस करके रिपोर्ट दिखाएगा, जैसे सेल्स रिपोर्ट कि एक सप्ताह का दिखा दिया या पूरे दिन का दिखा दिया या पूरे महीने का दिखा दिया, तब वो इन्फॉर्मेशन बना। पहले तो नॉर्मल डेटा था। कंपोनेंट ऑफ एमआईएस की बात करें, एमआईएस में क्या क्या चीज होता है, मतलब एक पूरा एमआईएस किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। कहते हैं सबसे पहले एमआईएस के लिए चाहिए हार्डवेयर। अब इसमें फिजिकल डिवाइसेस चाहिए होता है एमआईएस में, जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह हो गया, ये सब जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग अ सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। अब इसमें कंप्यूटर, सर्वर, ये सब चीज आता है। मान लीजिए यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी का एक सर्वर चाहिए, अलग अलग कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन दैट प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा, इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड जनरेट्स यूजफुल रिपोर्ट। जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, एक्चुअली में डेटा वगैरह को प्रोसेस करता है और ये हार्डवेयर पे चलता है। ठीक है, डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस क्या है, एक्चुअली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर किया गया है। ठीक है, डेटाबेस के बारे में हमेशा याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। डेटाबेस क्या होता है, आप लोग का सब्जेक्ट है डीबीएमएस। डीबीएम शॉर्ट में लिखते हैं। डेटाबेस जो है क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में याद रखिए, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डेटाबेस। ठीक बा। अब प्रोसीड्योर्स की बात करते हैं। प्रोसीड्योर का मतलब क्या होता है, ये रूल्स या गाइडलाइंस जो कि डेटा कलेक्शन और प्रोसेस को क्या करता है, गाइड करता है कि कैसे डेटा कलेक्ट होगा, कैसे प्रोसेस होगा। ठीक है, ये सब चीज। प्रॉपर प्रोसीड्योर इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। अगर आपके डेटा के प्रोसेसिंग में एक प्रॉपर प्रोसीड्योर है तो क्या है आपका, मतलब अच्छा एमआईएस है। ठीक है, यही कह सकते हो। लास्ट में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पीपल। पीपल मतलब होता है लोग। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब होगा, बट उसमें ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ उसमें लोग भी चलता है। मान लीजिए आप एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाए तो ऐसा थोड़ी है कि खुदे चल जाएगा, उसमें एडमिशन का डेटा खुदे आ जाएगा। उसमें लोग होंगे जो एडमिशन का डेटा रखेंगे, वो लोग होंगे जो रिपोर्ट देखेंगे, तो बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे मैनेजर, एम्प्लॉय, आईटी प्रोफेशनल जो कि इस सिस्टम को मैनेज करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शन ऑफ एमआईएस। मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड कोई भी सिस्टम नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं अगर एआई से भी बना हुआ तो थोड़ा ना थोड़ा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं फंक्शन ऑफ एमआईएस। किसी भी एमआईएस सॉफ्टवेयर का क्या क्या काम होता है। पहले तो डेटा कलेक्ट करना, कि मतलब इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा लेना। अब इंटरनल सोर्सेज क्या होता है, जैसे कंपनी के अंदर, और एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाहर से डेटा लेना। डेटा बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ जनरेटिंग रिपोर्ट्स, यानी जो डेटा है वही रिपोर्ट जनरेट करने का फाउंडेशन बनता है। डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि पहले याद रखिए नॉर्मल डेटा कलेक्ट करना, यानी कि सामान इकट्ठा करना, फिर उसको प्रोसेस करना, यानी कि उस पर रिपोर्ट वगैरह बनाना, फिर होता है उसको स्टोर करना। ठीक है, स्टोर करने का मतलब आप समझ लीजिए कि उसको फ्यूचर यूज के लिए या फिर फ्यूचर में अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो उसके लिए आप स्टोर कर लेते हैं। फिर होता है इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है वो अगर जनरली आधा तो डेटा कहीं से भी है कि हाँ बिलिंग काउंटर से आया या फिर अलग अलग जगह से, बट उसको देना कहाँ होता है, मैनेजमेंट वगैरह को देना होता है। ठीक है, सुपर ऑफिशियल्स एनालिटिक्स वगैरह जो होते हैं उन लोगों को देना होता है। ठीक है, तो उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फिर होता है डिसीजन सपोर्ट। डिसीजन सपोर्ट मतलब है एमआईएस असिस्ट मैनेजर्स इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी इन बिजनेस ऑपरेशन। तो एमआईएस में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा भी होता है जो मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में सपोर्ट करता है, कुछ डिसीजन सजेस्ट करता है कि अब ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एमआईएस की बात करें तो डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोल बेटर होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होता है, कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा होता है बाकी सारे टीम में, यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों में
बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। अब ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। अगर कोई एक सिस्टम है जो नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, लिखा पढ़ी से चल रहा है, और कोई वही कोई दूसरा सिस्टम है जिसने पूरा अपना चीज ऑटोमेट कर रखा है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो ज्यादा मतलब बाकी दूसरे कंपनी से बेटर करेगा। चलो 7 क्वेश्चन हो गया ना, अब 3 क्वेश्चन देखना है, ठीक है? तैयार है कि नहीं है? 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर चलेंगे। तब तक जिसका इसका जो जो क्वेश्चन है पूछ लो। हम्म, जी आ रहे हैं, 1 मिनट। बस हाँ वही तो, 1 सेकंड आता है। कल शाम में सी प्रोग्रामिंग का क्लास कराएंगे। हम रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहे हैं हम लोग। थक गया मैं तो यार। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, राइट? देखिए जो डीएसएस है ना, मतलब देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से लग रहा है सब भाग गया क्या, 10-15 को भाग गया, इन्हें पढ़ने वाला है। कोई ना, डीएसएस के बारे में बात करते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्क्रीन में दिख रहा है क्या? हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए जो डीएसएस है ना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है? एमआईएस में देखिए बहुत सारा चीजें इन्वॉल्व है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं एमआईएस और डीएसएस में क्या रिलेशन है, बेसिकली दोनों है क्या। 1 मिनट, इमेज वगैरह से थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना, उसमें एमआईएस होता है, और एमआईएस का ही एक छोटा सा पार्ट आप समझ लीजिए, एमआईएस का ही इंटरनल एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएसएस, ठीक है? पूरा तरह से इंटरनली नहीं बोल सकते, बहुत सारे चीज में आउटसाइड भी इन्वॉल्व है, बट मेन तरह का ये क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही करता है, बट इसका मुख्य मकसद ये होता है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है, यानी कि मैनेजमेंट को डिसीजन सजेस्ट जनरली ये करता है, ठीक है? बस इतना ही बात याद रख सकता है, बाकी तो अभी डेफिनेशन में देख लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता क्या है? तो डीएसएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट हेल्प्स रिकॉर्डिंग ऑन एंड वाई, हाँ, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि मैनेजर्स को हेल्प करता है जो भी नॉन रूटीन डिसीजंस है, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस है, उन डिसीजंस को लेने में, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब होगा जो कोई लॉन्ग टर्म में डिसाइड करना है या फिर कुछ सेल्स स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना है, तो वो सब सजेस्ट कर सकता है एमआईएस, ठीक है? ये एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करता है, मॉडल्स एंड रिलेवेंट डेटा टू इवेल्युएट अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस। तो ये जनरली बहुत सारे रिपोर्ट्स एंड आपका समझ लीजिए चार्ट्स वगैरह के थ्रू मैनेजमेंट को बहुत सारा क्या बोल सकते हैं, इंसाइट्स देता है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है डिसीजंस चूज कर सकता है, और डिसीजंस भी ये सजेस्ट करता है, ठीक है? डीएसएस इज स्पेशली यूज फॉर स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिसीजंस वेयर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो डीएसएस क्या करता है, जनरली आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है जहां पे पता है कि मतलब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तो वहां पे आपको फैक्ट्स एंड डेटा के बेसिस पे कुछ राइट डिसीजन सजेस्ट करता है, ठीक है? डीएसएस डज नॉट रिप्लेस the decision maker but supports him by providing a structured analysis and accurate information। तो डीएसएस कंप्लीटली जो है, आपको नाम से लग रहा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये डिसीजन मेकर जो है आपका मैनेजर, उसको डायरेक्टली रिप्लेस नहीं करता है, बट हाँ उसको असिस्ट करता है, हेल्प करता है, ठीक है? इट इम्प्रूव्स स्पीड, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। तो डीएसएस के बिना जो डिसीजन होगा ना, उसमें थोड़ा सा स्पीड, मतलब थोड़ा स्लो डिसीजन होगा, एक्यूरेट कम होगा, गुड क्वालिटी डिसीजन नहीं होगा, इसमें वो सब चीज बेटर हो जाता है, ठीक है? चलो अब ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएसएस की बात करते हैं। सपोर्ट फॉर नॉन रूटीन डिसीजंस, अब ये उन डिसीजंस में डीएसएस हेल्प करता है जो नॉन रूटीन है, मतलब रेगुलर नहीं है, लॉन्ग मतलब कुछ टेक्टिकल डिसीजन है, ठीक है? डिजाइन
टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट हैव प्रीडिफाइंड सॉल्यूशंस। तो ये डीएसएस इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन प्रॉब्लम्स ही नहीं जो प्रॉब्लम का मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम, डे टू डे प्रॉब्लम नहीं, वैसे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व, हाँ आप अपने आप को भी अपने फोन को भी जूम कर सकते हैं, राइट। तो डीएसएस उन सारे डिसीजंस में हेल्प करता है जो अनरूटीन है, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉन रूटीन मतलब जो रूटीन डिसीजन है ना, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। इट असिस्ट मैनेजर्स इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग जजमेंट एनालिसिस, जहां पे कोई जजमेंट एनालिसिस का रिक्वायरमेंट है उसमें हेल्प करता है। इंटरैक्टिव सिस्टम, डीएसएस अलाउ मैनेजर्स टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम एंड मॉडिफाई इनपुट्स, तो डेटा इनपुट्स वगैरह मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, अगर मैनेजर को लगे कुछ चीज चेंज करना है तो, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है डेटा को बेटर प्रोसेस करने में, ठीक है, या फिर बेटर मतलब इवैल्यूएशन वगैरह करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बस दो बात याद रखिए कि नॉन रूटीन डिसीजन में हेल्प करता है, एक इंटरैक्टिव सिस्टम है, यूज ऑफ एनालिटिकल मॉडल्स, इसमें बहुत सारा एनालिटिकल मॉडल्स रन होता है जैसे कि मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल या फिर बहुत सारा फंक्शंस बेस्ड पे जो भी डेटा प्रोसेसिंग होता है वो इंटरनली डीएसएस करता है, ठीक है। दिस मॉडल हेल्प इन कंपेयरिंग डिफरेंट सिनेरियोज इफेक्टिवली, तो वही है कि अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ये सब पॉइंट्स है, आप बस एक एक करके सबका कोई गुण, मतलब मेरे को लगता है कैरेक्टरिस्टिक किसी का पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, सबका कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि हेल्प करता है, ये होता है वो होता है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जो डीएसएस होता है उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, इसमें बहुत सारा ग्राफिकल मतलब इन्फो क्या बोल सकते हो उसको, रिप्रेजेंटेशन चार्ट्स वगैरह के थ्रू ज्यादा बेहतर आपको प्रेजेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। टाइमली इंफॉर्मेशन, डीएसएस जो है सही समय पे सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टाइमलाइननेस इंप्रूव्स रिस्पॉन्सिव, क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिवनेस टू बिजनेस चैलेंजेस, वही टाइमलाइननेस से क्या होता है, बिजनेस चैलेंजेस को ज्यादा रिस्पॉन्सिव मैनर में टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस। अच्छा, डीएसएस में क्या क्या कंपोनेंट होता है, जनरली तीन चीजें होता है, पहला तो डेटाबेस, मॉडल बेस और यूजर इंटरफेस। तो डेटाबेस में क्या होता है, जनरली इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा जिसको कि एनालिसिस करना है वो सारा स्टोर्ड होता है, ठीक है। इट सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, तो जो सबसे पहला डीएसएस का कंपोनेंट है वो है डेटाबेस। आप कभी भी ना, जैसे कंपोनेंट ऑफ डीएसएस है, इसको ऐसे कीजिए, सर्च फॉर गूगल कर दीजिए। अब आप देखिए इसमें जैसे आएंगे ना तो आपको इसमें दिखेगा क्या क्या है, मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, यूजर इंटरफेस एंड नॉलेज बेस। नॉलेज बेस वही डेटा की बात कर रहा है, ठीक है, डेटाबेस को ही बोलता है। अब देखिए इसमें आप जैसे जैसे जाएंगे ये चीज दिख रहा है ना, मॉडल तो हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, डेटाबेस को कभी नॉलेज बेस भी बोल देता है, ये ध्यान रखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। नॉलेज बेस या डेटाबेस दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए डेटाबेस क्या होता है, जिसके अंदर डेटा रखा है, आप नॉलेज बेस भी बोल सकते हैं। मॉडल बेस क्या होता है, मॉडल बेस कंटेन्स एनालिटिकल टूल्स एंड डिसीजन मॉडल्स। अब मॉडल बेस क्या होता है, इसमें जनरली एनालिटिक्स के लिए टूल्स वगैरह होता है या फिर डिसीजंस लेने के लिए मॉडल्स वगैरह हो सकता है। दिस मॉडल हेल्प्स इवेल्युएट डिफरेंट अल्टरनेटिव लॉजिकली, तो ये अलग अलग मॉडल्स जो है अलग अलग चीजें सजेस्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट इंटरफेस मतलब ऑप्शन है इंटरफेस, ठीक है। दिस अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट बिटवीन क्या है, यूजर्स एंड द सिस्टम, मतलब यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। गुड इंटरफेस इंश्योर्स इजी एंड यूज ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, इजी यूज ऑफ क्लैरिटी क्या लिखती है पता नहीं, वॉटेवर, बस यही कह रहा है कि गुड इंटरफेस होना चाहिए। मतलब तीन बात याद रखिएगा कि डीएसएस का कंपोनेंट्स अगर पूछता है तो सिर्फ तीन चीज लिख दिया, डेटाबेस जो कि एक्चुअल इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ डेटा है, ठीक है। मॉडल बेस मतलब वो एग्जैक्टली टूल या एनालिटिकल टूल वगैरह जो उस डेटा को प्रोसेस करेगा, और यूजर इंटरफेस जिससे कि जो लोग डीएसएस को यूज करेंगे वो उससे इंटरेक्ट कर पाए। वेरी सिंपल तीन चीज, डेटाबेस मतलब जो डेटा इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से इकट्ठा हुआ, मॉडल बेस मतलब वो टूल्स या फिर वो क्या कह सकते हैं मॉडल्स जो कि उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, वो इंटरनल एनालिटिकल टूल्स जो उस मॉडल उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर इंटरफेस, जिससे कि जो यूजर है, जो मैनेजर है या फिर जो डेटा इनपुट करने वाले लोग हैं वो लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे। लास्ट है हर्बर्ट साइमन मॉडल। अब इसमें क्या है, चार चीजें जनरली आती हैं, ठीक है, आप इसमें भी सेलेक्ट करके ऐसे आप गो टू गूगल कर सकते हैं, हर चीज को गो टू गूगल क्या कीजिए और इमेज में चले जाए, इमेज में ज्यादा इजी है समझना। देखिए इसमें बताएगा हाँ, सबसे पहला होता है रिकॉग्नाइजिंग कॉग्निटिव लिमिट्स। अच्छा इसमें आप देखिएगा, इसमें भी थोड़ा इसी वाले पॉइंट को याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, इंटेलिजेंस स्टेज। इंटेलिजेंस स्टेज का मतलब होता है इन दिस स्टेज प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। तो देखिए हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग मॉडल ये बेसिकली है क्या, तो ऐसा समझिए एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल है कोई डिसीजन लेने के लिए,
जैसे मान लीजिए आपको अपने जीवन में कोई डिसीजन लेना है, तो ये जो 4 स्टेप्स हम बता रहे हैं, आप चाहें तो ये 4 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में आया? इन 4 स्टेप्स में आप अपने लाइफ का कोई बेटर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कोई मैनेजर किसी कंपनी के लिए बेटर डिसीजन लेता है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस स्टेज, ठीक है। इन दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, मतलब प्रॉब्लम को फाइंड किया जाता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। द मैनेजर एनालाइजेज द एनवायरमेंट टू अंडरस्टैंड द इशू क्लियरली। तो इंटेलिजेंस स्टेज में जनरली होता है कि आप प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। सेकंड है डिजाइन स्टेज, ठीक है। इसमें होता है डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस आर डेवलप्ड एंड इवैल्यूएटेड, अल्टरनेटिव्स आर केयरफुली एनालाइज्ड फॉर फिजिबिलिटी। अच्छा, फिजिबिलिटी का हिंदी होता है मतलब कोई चीज क्या बोल सकते हैं, साध्य है या नहीं है, कोई चीज संभव है या नहीं है। अब फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग वैसे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, सेकंड में भी पढ़ेंगे, फोर्थ में पढ़ेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी होता है कोई चीज फिजिबल है या नहीं है। जैसे हमें आपको बोल दें कि एक दिन में 17 घंटा पढ़ना है, तो आप लोग बोलेंगे ये चीज ऑपरेशनली फिजिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं है, ठीक है। तो वही बात है कि डिजाइन स्टेज में क्या किया जाता है, अलग अलग सॉल्यूशंस जो भी आप इंटेलिजेंस स्टेज में प्रॉब्लम वगैरह डिफाइन किए, डिजाइन स्टेज में क्या करते हैं, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन सोचते हैं और हर अलग अलग सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं और सबके बेसिस पे ट्राई करते हैं कि कौन सा जो भी सॉल्यूशन है वो बेस्ट सुटेबल रहेगा। फिर आता है चॉइस स्टेज, इसमें बेस्ट, अच्छा ये चूज करना इसमें आता है। बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस, द मैनेजर चूजेस मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो देखिए सेकंड स्टेज में क्या होता है, जितना ज्यादा सॉल्यूशन होता है सबको इवेल्युएट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। बट थर्ड स्टेप में एक्चुअली हम लोग किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट सॉल्यूशन को चूज कर लेते हैं। और फोर्थ आता है इंप्लीमेंटेशन स्टेज, की जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको एक्शन में लाना या फिर उसको इंप्लीमेंट करना सक्सेसफुल रिजल्ट्स पाने के लिए। हर्बर्ट साइमन मॉडल में अब आप देखिएगा गूगल वाला भी यही सब कुछ बता रहा होगा। सबसे पहले क्या बोला, रिकॉग्निशन कॉग्निटिव लिमिट, अच्छा ये इम्प्लीकेशन लिखे हुए हैं, देखिए इसमें लिखा है कि क्या है, साइमन्स 4 स्टेप डिसीजन मॉडल। हाँ, तो देखिए आप लोग ना एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करके बनाइएगा, यही 4 चीज तो ज्यादा अच्छा है। इंटेलिजेंस फाइंड व्हाट टू फिक्स, इंटेलिजेंस मतलब पता कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसको मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसका रीजन वगैरह क्या है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिजाइन, उसका फिक्सेस फाइंड कीजिए, क्या क्या फिक्स है, फाइंड क्या क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट पिक अ फिक्स, उन सब में क्या कीजिए, चॉइस स्टेप में कोई एक आप सिंगल जो वो चॉइस है वो चूज करते हैं। लास्ट होता है इंप्लीमेंटेशन की, अप्लाई अ फिक्स, वो जो भी फिक्स आप चूज करें उसको अप्लाई कीजिए। क्लियर? कितना इजी है हर्बर्ट साइमन मॉडल। अगर हर्बर्ट साइमन मॉडल पूछता है तो कम से कम 4 वर्ड तो याद ही रहेगा ना, IDCI, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं भाई, याद रखना ऐसे। देखो अगर हर्बर्ट साइमन मॉडल पूछता है तो IDCI, ठीक है। IDCI का मतलब क्या होता है, IDBI मत याद रख लेना दोस्त, करवा जाओगे। आई का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस, मतलब कि इंफॉर्मेशन के बारे में पता वगैरह कीजिए। नेक्स्ट होता है डी का मतलब क्या था भाई, डी था कुछ और होगा तो वर्ड, अच्छा हाँ डिजाइन। इंटेलिजेंस मतलब आप इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम पता कीजिए। डिजाइन मतलब आप क्या कीजिए, सारा सॉल्यूशंस सोचिए कि क्या क्या वो सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। और लास्ट आ जाता है सी मतलब चॉइस, ठीक है। चॉइस की कोई भी एक सॉल्यूशन चूज कीजिए और लास्ट आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। आप इसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, वैसे इम्प्लीमेंटेशन बोलिए कि इम्प्लीमेंट करता है। क्लियर है सबको हर्बर्ट साइमन मॉडल? अब ऐसे करके बनाइएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, अगर डिजाइन में कोई इश्यू दिक्कत आया, ठीक है, तो आप यहाँ से वापस इंटेलिजेंस फेज में जा सकते हैं, फिर से प्रॉब्लम को दोबारा फाइंड करने की कोशिश करेंगे, अगर दोबारा फाइंड करना पड़ा तो। अगर सॉल्यूशन चुने, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो वापस हम लोग फिर से इंटेलिजेंस फेज में जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आया, कुछ इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो हम वापस फिर चाहे तो चॉइस स्टेज में जा सकते हैं, फिर इसमें स्टेज में जा सकते हैं, फिर पीछे जा सकते हैं। मतलब हर स्टेप पे पॉसिबल है कि आप नेक्स्ट प्रीवियस स्टेप को लूप कर सकते हैं, यानी दोबारा उस स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप बात करते हैं 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, ठीक है। ऑटोमेशन के बारे में बात करना है और क्या है, SDLC। देखिए जो SDLC होता है ना, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर अभी आप लोग इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहिए। कोई भी सिस्टम बनाने का कुछ स्टेजेस हैं। जैसे आपको किसी चीज का सिस्टम बनाना है ना, मान लीजिए एग्जामिनेशन का सिस्टम बनाना है, रिजल्ट का सिस्टम बनाना है, ठीक है, एडमिशन सिस्टम बनाना है, हॉस्पिटल सिस्टम बनाना है, लाइब्रेरी का सिस्टम बनाना है, तो उसका कुछ स्टेजेस है, मतलब कुछ टास्क है कि स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम बनाएंगे।
तो सबसे पहले ए सिस्टम इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, पहले बोला ये क्वेश्चन छूट गया, व्हाट इज डिफाइन सिस्टम, और इसका टाइप्स बताना था। सिस्टम और उसका टाइप, सिस्टम बेसिकली होता क्या पहले ये समझ लीजिए। तो सिस्टम क्या है, ए सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, सिस्टम पहली चीज क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिस्टम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बोल दीजिए। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर कोई सिस्टम बनता है, ठीक है। और जो भी यूनिट्स है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, और क्या है, इंटर डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। तो जो सिस्टम है उसमें सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे से क्या है, इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच कंपोनेंट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज है यहाँ पे छूट गया, अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली सिस्टम है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे टू अचीव अ कॉमन गोल। अच्छा, कॉमन गोल किसके लिए, उन सारे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या हैं, अगर मान लीजिए हम लोग 11 लोग मिलके कोई क्रिकेट विश्व कप जीतना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग को T20 वर्ल्ड कप नहीं बोल भाई, पता चलेगा, कुछ दूसरा बोलते हैं। मान लीजिए हम लोगों को ओलंपिक्स में ना वो जीतना है, हॉकी का वो मैच जीतना है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए कि अलग अलग टीम मेंबर जो है, मेरा क्या है वो कंपोनेंट है, मेरा कोच भी एक कंपोनेंट है, वो सब क्या है, कंपोनेंट है या एलिमेंट है। उन सबका कॉमन गोल क्या है कि हॉकी का मैच या हॉकी में गोल्ड जीतना है, ठीक है। तो क्या होंगे, सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे इंटरनली, ठीक है, और उन सबका एक गोल है। तो आप इस पूरे को, जो ये पूरा हॉकी टीम है, इसको आप एक सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है सिस्टम। बट ऑल कंपोनेंट्स ऑपरेट इन, क्या लिख दिया है, कोऑर्डिनेशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंश्योर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग एंड स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। तो वही है, किसी भी बहुत सारे एक्टिविटीज करने का एक बेस्ट चीज है कि आप पूरे को एज ए सिस्टम, होल सिस्टम कंसिडर करें, तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ज्यादा स्मूथ होगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, ये गूगल कर भाई, ये आप गूगल करो, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इमेजेस, हाँ ये पिक्चर है, ये पिक्चर बहुत खतरनाक है, मतलब खतरनाक क्या ही है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर सिस्टम समझना है तो ये पिक्चर के बिना सिस्टम समझना ही बेकार है। कोई भी सिस्टम में क्या होता है, कुछ चीजें होता है, जैसे होता है इनपुट, कि उसमें क्या होता है, डेटा, मतलब रॉ डेटा आता है। प्रोसेसर जो कि क्या करता है, इनपुट को एग्जैक्टली आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और आउटपुट एग्जैक्टली उस सिस्टम का, क्या कह सकते हो उसको, एंड रिजल्ट है, ठीक है। और उस सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट से इनपुट को फीडबैक भी दिया जाता है ताकि नेक्स्ट इनपुट बेटर आए और नेक्स्ट टाइम बेहतर रिजल्ट आए। और साथ में जब प्रोसेसर होता है उसको कंट्रोल भी किया जाता है। कंट्रोल मतलब अगर कुछ सही से नहीं हो रहा है तो उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो कंट्रोल है वो बेसिकली फीडबैक के बेसिस पे काम करता है। और नेक्स्ट होता है बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस। बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एजुकेशन सिस्टम से कहीं ना कहीं कनेक्ट, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये सारे सिस्टम्स क्या है, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, अलग अलग जगह कनेक्ट होते हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स क्या है, गवर्नमेंट के कॉलेज, मतलब हॉस्पिटल्स में जाके काम भी करते हैं। तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कहीं ना कहीं इंटरफेस, दोनों का इंटरफेस का मतलब होता है कि कहाँ पे वो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली होता है ना इंटरफेस, मतलब दोनों में एक दूसरे में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। बाउंड्रीज होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम का ये बाउंड्रीज है और ये एजुकेशन सिस्टम का ये बाउंड्रीज है, बट दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट जरूर करते हैं, समझें। तो है ये इनपुट, ठीक है। प्रोसेस, इनपुट का मतलब है रिसोर्सेज एंड डेटा मटेरियल्स जो कि सिस्टम में एंटर होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ये जनरली स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम के ऑपरेशन का, इनपुट मेथड। लास्ट होता है जो प्रोसेस, सॉरी सेकंड है प्रोसेस। प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। जनरली हम लोग इसको याद रखते थे कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, प्रोसेस का जनरली प्रोसेस का काम होता है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट का आउटपुट में करना, ठीक है।
इट इंश्योर्स रॉ डेटा इज कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल रिजल्ट। तो ये इंश्योर करता है कि रॉ डेटा जो है मीनिंगफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। आउटपुट का मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट और रिजल्ट जनरेटेड बाय सिस्टम। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन और सर्विस टू यूजर्स। इससे या तो यूजर को इन्फॉर्मेशन मिलता है या कोई सर्विस मिलता है। फीडबैक की बात करते हैं। फीडबैक इज ए रिस्पॉन्स दैट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। इट अलाउज करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी। तो ये फीडबैक से क्या होता है, फीडबैक से हम लोग हर चीज के बेसिस पे क्या करते हैं, जब भी हम लोग आउटपुट जनरेट करते हैं तो फीडबैक लेते हैं ताकि नेक्स्ट, और फीडबैक जनरली सिर्फ सिस्टम को बेटर बनाने के लिए होता है, ठीक है। फीडबैक से क्या होता है, सिस्टम और बेटर होता है। जैसे मान लीजिए रैपिडो ऐप देखते हैं, लास्ट में फीडबैक लेता है आपसे, आप कोई कस्टमर केयर में बात करते हैं, आपसे फीडबैक लेता है। आप गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट वाले भी अब फीडबैक लेते हैं कि कैसा रहा। ये झूठने वाला, सच्ची में हमको बोला था एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉल करके कि कैसा रहा, बढ़िया रहा कि नहीं रहा, ठीक है। तो फीडबैक होता है, आप लोग को पता है, हम भी पूछते हैं कि हाँ चीज समझ में आया नहीं समझ में आया। तो हर सिस्टम में फीडबैक जरूरी कंपोनेंट होता है ताकि वो सिस्टम को और बेटर बनाता है। तो इनपुट तो समझ ही गए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर रॉ डेटा है, प्रोसेस जो कि एक्चुअली डेटा को आउटपुट में या मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। आउटपुट मतलब एग्जैक्टली फाइनल प्रोडक्ट पूरे सिस्टम का। फीडबैक मतलब क्या है, जो आउटपुट के बाद दिया जाता है ताकि सिस्टम को और बेटर बनाया जा सके। कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल मॉनिटर्स द सिस्टम एक्टिविटीज रेगुलरली एंड इंश्योर्स करता है कि सारे ऑब्जेक्टिव सही से अचीव हो पाए। ये स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी मेंटेन भी करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें रट लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। ओपन सिस्टम, वैसा सिस्टम जो कि क्या है, अपने बाहरी मतलब इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता हो, ठीक है। एंड सिस्टम इंटरेक्ट्स विथ इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्ट करता है उसको बोलेंगे इन्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स एंड सप्लायर। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने बाहर के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में होता है, एक क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट सिग्निफिकेंटली विद इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट जो है ना, आप ये डायग्राम में पढ़े थे, आ गया ये डायग्राम में देखे ना, कि वैसा सिस्टम जो अपने इन्वायरमेंट जनरली होता है कि बाउंड्री, एक तरह से पूरे सिस्टम का क्या कहते हैं, बाहरी दुनिया। तो वैसा सिस्टम जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं है, ईजी है, ठीक है। फिजिकल सिस्टम और अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम का मतलब होता है वो ऐसा सिस्टम जो आपको टेंजिबली दिखता है, जिसको आप छू या देख सकते हैं। जैसे एक रॉकेट का इंजन, वो क्या है, फिजिकल सिस्टम है। वो फिजिकली बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना है। कार का इंजन या फिर कार, पूरे कार को अगर आप एक सिस्टम माने तो कार में क्या है, मतलब कार में जो भी चीजें वो फिजिकली है। बट एक अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, जो दिखता नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, जो आइडियाज थॉट्स होता है। जैसे कि मैथमेटिकल सिस्टम हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या फिर ये क्या नाम है, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, इसी क्या है, जनरली एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बोलेंगे। या फिर सोशल सिस्टम। नेक्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक। देखिए ये जनरली 6 ही होता है। ओपन का उल्टा है क्लोज। ओपन मतलब जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा उसको ओपन, जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करेगा वो क्लोज्ड। अब फिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट में क्या है, फिजिकल मतलब जिसको आप छू या देख सकते हैं वो फिजिकल, और अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसका आउटपुट आपको सर्टेनिटी से पता हो कि हाँ यही आउटपुट आएगा, वो डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कोई कैलकुलेटर है तो उसका पता है कि आपको 2 और 2 की जगह तो 4 आएगा। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या है, कि जिसका आउटपुट आपको सर्टेनिटी से नहीं पता है सिस्टम को, ठीक है। डिजाइन सही कीजिए, हाँ डिजाइन सही करेंगे, पता है हमको। तो देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम याद रखिएगा। पहला जो है ओपन क्लोज, जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा वो क्या है, हाँ इंटरेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे से क्या कहते हैं उसको, इंटरेक्ट मतलब कैसे बताएं, ज्यादा इंग्लिश पढ़ने का ये भी नुकसान है कि आदमी हिंदी भूल जाता। इंटरेक्ट करने का मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी क्या होता है इसका भाई, मतलब एक दूसरे से क्या लिख दिया, अन्योन्य करना ही क्या है। देर इज नीड ऑफ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट। इंटरेक्शन का मतलब होता है ना कि वही कि हम आपसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हाँ इसका सही ऑर्डर है व्यवहार, कि कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हाँ वही व्यवहार कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है। जैसा बोल रहे हैं इसका व्यवहार अच्छा नहीं, इसका इंटरेक्शन अच्छा नहीं, मुझे ठीक से बात नहीं की। मेरे बारे में कुछ लोग कह देता है जाके, जैसे थोड़ा देर पहले हल्ला किए बता। नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ याद रखिए अच्छे है। पहला दोनों है कि जो ओपन है वो अच्छा, इसी में और 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिएगा परमानेंट एंड टेम्पोररी सिस्टम। परमानेंट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसे मान लीजिए आप जाके वो एक बना दिए, ठीक है,
आपको पता है आप एक पार्क बना दिए हैं, तो वो क्या है, एक परमानेंट सिस्टम है, मतलब बहुत टाइम तक रहेगा। वहीं बट आप एक मेला लगा दिए, वो क्या है, एक टेम्पोररी सिस्टम है, कुछ दिनों के मनोरंजन का है, ठीक है। आप एक मूवी थिएटर बना दिए, वो एक परमानेंट सिस्टम है। आप एक जादू का वो लगा दिए, टेंट लगा दिए, वो क्या है, टेम्पोररी सिस्टम है। तो परमानेंट एंड टेम्पोररी भी लिख सकते हैं। एसडीएलसी की बात करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, पहला होता है प्लानिंग, यानी कि सिस्टम को क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। प्लान करने में क्या क्या होता है ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना सबसे ज्यादा अच्छे से रटिएगा, 4 सेमेस्टर तक आगे काम आएगा। प्लानिंग मतलब क्या होता है, इन दिस फेज द नीड फॉर अ न्यू सिस्टम इज आइडेंटिफाइड एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड, प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर्स द कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेशन। मतलब क्या होता है, प्लानिंग स्टेज में ना किसी सिस्टम को क्या किया जाता है, उसका नीड को समझा जाता है एंड उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली याद रखिए, प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम डिसाइड करते हैं कि इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, इस सिस्टम का गोल क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पंखा बनाना है, तो पंखा का गोल क्या क्या होगा, हवा देना होगा, आवाज करना होगा। आवाज करना उसका गोल थोड़ी होगा, मान लीजिए जनरली हवा देना होगा, ठीक है, या रूम ठंडा करना होगा। मेन गोल उसका हो सकता है रूम ठंडा करना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ इसमें वो होगा, क्या होगा, हवा देगा, या फिर हवा दे के ठंडा करेगा, या फिर और भी चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा पानी लगा दीजिए तो कूलर बन गया। एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है, प्लानिंग के बाद एनालिसिस आता है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड रिक्वायरमेंट्स इज कंडक्टेड। मतलब वही है कि जितना भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए अभी ना हम लोगों को एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, ट्रैफिक सिस्टम बनाना है बिहार के लिए। तो अगर ट्रैफिक सिस्टम का भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट सिस्टम को एनालाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि अभी ट्रैफिक कैसे काम करता है बिहार में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को समझेंगे, कैसे हम लोग एक बेहतर सिस्टम, मतलब कैसा सिस्टम हम लोगों को चाहिए। एनालिसिस में दो ही चीज डिसाइड करते हैं कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, और एक्चुअली चाहिए कैसा, ठीक है, चाहिए कैसा। तो प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड एंड सॉल्यूशन आर प्रपोज। तो प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाता है और उसके लिए सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम के लिए प्रपोज किया जाता है। थर्ड में आता है डिजाइन। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डेटाबेस इज डिजाइन, इट एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट। तो डिजाइन में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम के तौर पे सारा कंपोनेंट, उसका इसका क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, सब कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट, इसलिए इसको जनरली एसडीएलसी बोला जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। In this phase, actual coding and creation of system takes place. Programmer develop system according to the design specification. तो जो भी डिजाइन में कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोग्रामर लोग कोड वगैरह करके डिजाइन करते हैं। अब यहाँ से लास्ट 3 इंपॉर्टेंट आता है। देखिए सिस्टम 1 इतने ही में आता है, सिस्टम इतने से भी चल सकता है, बट ये नेक्स्ट 3 जो है और ज्यादा बेहतर है। पहला तो है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड सिस्टम को सारा अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे टेस्ट किया जाता है, ताकि कोई एरर ना आए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर टेस्टिंग करेंगे तो अच्छा फंक्शनल सिस्टम बनेगा जो कि प्रॉपर लॉन्ग टर्म में फंक्शन करेगा। 6th स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम को क्या है, मतलब इंस्टॉल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो यूजर्स है उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो बेहतर काम कर पाए। लास्ट आता है मेंटेनेंस। सिस्टम इतने पे भी छोड़ दीजिएगा तो चल सकता है, लेकिन उसमें एक और चीज ऐड करना, मेंटेन, मतलब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम को रेगुलरली अपडेट किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है। अपडेट मतलब कोई दिक्कत आया तो उसको ठीक किया जाएगा, कोई मतलब फीचर ऐड करना हुआ तो फीचर ऐड करके इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस जो है लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दिखाता है सिस्टम, मतलब लॉन्ग टर्म में सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा वो मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो ये तो ऊपर का 6 पार्ट है ना, इसको करने में सिर्फ 10% ऑफ टाइम लगता है, बाकी 90% टाइम मेंटेनेंस में जाता है। मतलब कोई सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वो बन तो 6 महीने में जाता है, बट उसका मेंटेनेंस 6 साल 10 साल चलता है। तो आप ये ध्यान रखिए, मेंटेनेंस में बहुत स्कोप है। लास्ट बात करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, ऑफिस के रूटीन टास्क को ऑटोमेट करता है या इजी करता है, ठीक है। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड फाइल बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, ईमेल सिस्टम, डेटाबेसेस, जो कि प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं और मैनुअल वर्क को कम करते हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है ना, वो सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर जो कि ऑफिस के कामों में हमारी हेल्प करते हैं, ऑफिस के कामों को ऑटोमेट करते हैं, उसको ओएस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओएस जो है
सपोर्ट्स कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब रोल की बात करें क्या क्या है, तो कम्युनिकेशन बेटर करता है, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने में हेल्प करता है, डेटा को हैंडल करता है और साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाता है, कम ही लोग ज्यादा आउटपुट परफॉर्म कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है बेटर करता है। अब यहाँ से शॉर्ट नोट शुरू होता है। सैड क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन क्या है कि सिस्टम को एनालिसिस करने, यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ो ऊपर लिखा हुआ है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसी भी सिस्टम को समझ के और उसके लिए मतलब उसका एक बेटर वर्जन सिस्टम बनाने के लिए। अब इसमें सिस्टम एनालिसिस में बोलेगा कि सिस्टम को समझिए, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, पुराना सिस्टम, उसको समझिए, और सिस्टम डिजाइन में होता है एक अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा एक न्यू सिस्टम डिजाइन कीजिए। तो कहता है कि सिस्टम एनालिसिस इज स्टडी ऑफ करंट सिस्टम टू अंडरस्टूड इट्स वीकनेस एंड रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है, सिस्टम एनालिसिस में हम लोग किसी भी करंट सिस्टम को समझते हैं ताकि उसका वीकनेस समझ पाए और उसका रिक्वायरमेंट समझ पाए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग यूजर नीड्स एंड डिफाइनिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूजर का नीड समझते हैं और जो नया सिस्टम प्रपोज सिस्टम है उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो सब समझते हैं। अब इसमें क्या है, 3 स्टेजेस आपको लिखा हुआ है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसको समझिए। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो समझिए। और फिजिबिलिटी स्टडी कि जितना ज्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल है उसमें कौन सा कितना फिजिबल है वो डिसाइड कीजिए। बाद में आता है सिस्टम डिजाइन, कि एक्चुअली सिस्टम को डिजाइन कीजिए। तो सिस्टम डिजाइन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नया सिस्टम बनाते हैं जो कि डेवलपमेंट में हेल्प कर, मतलब जो कि डेवलपमेंट के लिए एज ए ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करेगा। देखिए एनालिसिस में होता है ना कि सिस्टम को समझना और एक सिस्टम का गोल्स ऑब्जेक्टिव ये सब डिसाइड करना। डिजाइन में क्या होता है, एक्चुअली सिस्टम कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा वो सब बताना। लॉजिकल डिजाइन का मतलब क्या होता है, सिस्टम में डेटा फ्लो कैसा होगा, इनपुट आउटपुट कैसा होगा, इनपुट किस फॉर्मेट में होगा, आउटपुट किस फॉर्मेट में होगा। होगा ना कि इनपुट एक फॉर्म से आएगा, मतलब यूजर फॉर्म में सबमिट करेगा, आउटपुट कैसे होगा तो एक्सेल में आएगा, या फिर आउटपुट कहाँ जाएगा, एक टेबल के फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में दिखेगा। तो ये सब आप डिजाइन करते हैं इस सिस्टम डिजाइन वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा। फिजिकल डिजाइन का मतलब होता है हार्डवेयर क्या यूज होगा, सॉफ्टवेयर क्या यूज होगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या लगेगा, ठीक है। सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा फिजिकली, वो सब के बारे में बात करता है। तो ये सब कहानी है, छाप लीजिएगा। तो इसको एक बार आप पढ़िएगा, ठीक है। ये जो भी नोट्स है ना बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो मुंह से बात किए हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो लिख के बात किए हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता है, जो बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज वगैरह होता है। ये एक्सटेम्पोर स्पीच ना पूछ देता है, ये थोड़ा बता देते हैं क्या होता है। इज ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन ऑन अ गिवन टॉपिक। इट टेस्ट स्पीकर कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड क्विक थिंकिंग एबिलिटी। अभी एक्सटेम्पोर स्पीच क्या है कि अगर हम आपको कोई एक टॉपिक दे दें, आप में से 35 लोग हैं, अगर हम बोल दें आप में से कौन है जो क्या कहते हैं कार के बारे में कुछ बोल सकता है। अब आप में से सब लोग प्रिपेयर करके नहीं आए हैं, बट हो सकता है आप में से जो लोग भी बता पाएंगे वो क्या करेंगे, एक एक्सटेम्पोर स्पीच देंगे, मतलब बिना कोई प्रिपरेशन के किसी चीज पे बोलना एक्सटेम्पोर स्पीच कहलाता है। दिस टाइप ऑफ स्पीच इंप्रूव्स स्पॉन्टेनिटी, मतलब आप स्पॉन्टेनियस कितने हैं किसी भी सिचुएशन में, कितनी जल्दी आप क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं और सोच सकते हैं, वो आपका दर्शाता है, कम्युनिकेशन स्किल पता चलता है। तो वही चीज है, ठीक है। एक्सटेम्पोर स्पीच समझिए, किसी एक टॉपिक के बारे में अनप्रिपेयर्ड हो और उसके बारे में अगर आप बोलते हैं या विचार रखते हैं तो वो एक्सटेम्पोर स्पीच कहलाता है, ठीक है। सिस्टम मेंटेनेंस, सिस्टम मेंटेनेंस का मतलब होता है कि सिस्टम में मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करना, नए फीचर्स इंप्रूव करना और सिस्टम को और बेटर बनाना और सिस्टम को स्मूथ फंक्शनिंग देना। बस इतना याद रखिए। सिस्टम मेथड्स इन चेंजेस ओवर मेथड्स इन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, वही है कि मतलब बोल रहा है कि चेंज ओवर, अच्छा चेंज ओवर मेथड्स का मतलब क्या होता है ना कि क्या क्या सिस्टम इंप्लीमेंटेशन में चेंज ओवर मेथड यूज किया जाता है। जैसे कि चेंज ओवर रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ ओल्ड सिस्टम इनटू न्यू सिस्टम, मतलब जो ओल्ड सिस्टम पहले से चल रहा था, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यू सिस्टम जो बनाएंगे वो कैसे चेंज होगा, मतलब पुराने सिस्टम को कैसे रिप्लेस करके नया सिस्टम ऐड किया जाएगा, वो इसमें होता है। फिर MIS प्लानिंग और ये सब चीजें, देखिए इसके बारे में एक बार ये जो भी नोट्स है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी भी अच्छा इसमें लिखा हुआ है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, कंडक्टेड की सिस्टम में डिटरमाइन कर पाए कि जो सॉल्यूशन है वो कितना फिजिबल है। फिजिबल मतलब कितना संभव है, क्या वो ऑपरेशनली फिजिबल है, मतलब क्या वो चलता रह पाएगा, क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, मतलब उसमें जितना खर्चा लग रहा है क्या उतना खर्चा किया जा सकता है, क्या वो टेक्निकली फिजिबल है, मतलब जितना टेक उसमें रिक्वायर्ड है, जैसे टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए, क्या वो हम लोग बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, वैसा टेक्नोलॉजी है या नहीं है। तो ये सब अलग अलग फिजिबिलिटी स्टडी है। तो ऐसा ही बहुत सारा टॉपिक लिखा हुआ है इसमें, दोस्त देख लेना, ठीक है।
अच्छा, ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्या होता है? नॉलेज बेस्ड सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट स्टोर्स एक्सपर्ट नॉलेज, फैक्ट्स एंड रूल्स इन अ डिजिटल फॉर्म. इट डिजाइन टू असिस्ट यूजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेकिंग डिसीजन. कंपोनेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम. अब नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, बस डीएसएस जैसा. ये वाला पीडीएफ भेज चुके हैं भाई. ये पीडीएफ ऐसा कोई नहीं जिसके पास नहीं हो, तो एक बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा. ठीक है, और ये सिस्टम का ये वाला सब याद रखिएगा, थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिएगा, डायग्राम वगैरह. हमारा एक सजेशन है कि जितना क्वेश्चन हम बताए ना उसको एक बार लिखिएगा. प्रभु का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके एक बार इसको लिखिएगा, काम हो जाएगा. बैरियर ऑफ सीएम. बैरियर क्या ही है? बैरियर मतलब वही है, फिजिकल बैरियर होगा, मतलब लैंग्वेज बैरियर होगा, सिमेंटिक बैरियर होगा, यही सब बैरियर होगा. आपको लिखना पड़ेगा. अब यहाँ से अब हम दोबारा बताएंगे तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, ज्यादा बढ़िया है. थैंक यू सो मच. बाय. आपको इसी का इधर उधर का बात है तो पूछ सकता है.